अध्याय 13 त्रुटि के लिए कमरा। स्मार्ट वित्तीय व्यवहार के कुछ बेहतरीन उदाहरण एक असंभावित जगह पर पाए जा सकते हैं, लास वेगास कैसीनो। सभी खिलाड़ियों के बीच नहीं, बिल्कुल, लेकिन कार्ड गिनने का अभ्यास करने वाले लाठी खिलाड़ियों का एक छोटा समूह आम लोगों को पैसे के प्रबंधन के बारे में असाधारण रूप से महत्वपूर्ण कुछ सिखा सकता है। त्रुटि के लिए जगह का महत्व। लाठी कार्ड की गिनती के मूल सिद्धांत सरल हैं। कोई भी निश्चित रूप से नहीं जान सकता कि डीलर आगे कौन सा कार्ड तैयार करेगा, लेकिन यह ट्रैक करके कि कौन से कार्ड पहले ही निपटाए जा चुके हैं, आप गणना कर सकते हैं कि डेक में कौन से कार्ड बचे हैं। ऐसा करने से आपको डीलर द्वारा निकाले जा रहे किसी विशेष कार्ड की संभावना का पता चल सकता है। एक खिलाड़ी के रूप में आप तब अधिक दांव लगाते हैं जब आप चाहते हैं कि कार्ड मिलने की संभावना आपके पक्ष में हो और कम जब वे आपके खिलाफ हों। यह कैसे किया जाता है इसके यांत्रिकी यहाँ मायने नहीं रखते हैं। क्या मायने रखता है कि एक लाठी कार्ड काउंटर जानता है कि वे बाधाओं का खेल खेल रहे हैं, निश्चितता का नहीं। किसी विशेष हाथ में वे सोचते हैं कि उनके पास सही होने का एक अच्छा मौका है, लेकिन पता है कि एक अच्छा मौका है कि वे गलत हैं। यह उनके पेशे को देखते हुए अजीब लग सकता है, लेकिन उनकी रणनीति पूरी तरह से विनम्रता पर निर्भर करती है, विनम्रता जिसे वे नहीं जानते हैं और यह नहीं जान सकते कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए उनके अनुसार अपना हाथ चलाएं। कार्ड काउंटिंग सिस्टम काम करता है क्योंकि यह ऑड्स को घर से खिलाड़ी तक थोड़ा सा झुका देता है, लेकिन बहुत अधिक दांव लगाएं, भले ही ऑड्स आपके पक्ष में हो, और यदि आप गलत हैं तो आप इतना खो सकते हैं कि आपके पास खेलने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। ऐसा कोई क्षण नहीं है जब आप इतने सही हों कि आप अपने सामने हर चिप पर दांव लगा सकें। दुनिया किसी के लिए भी उस तरह की नहीं है, लगातार नहीं। वैसे भी आपको खुद को गलती के लिए जगह देनी होगी। आपको अपनी योजना पर योजना बनानी होगी, योजना के अनुसार नहीं जा रहा है। ब्रिंग डाउन द हाउस पुस्तक में चित्रित एक सफल कार्ड काउंटर केविन लुइस ने इस दर्शन के बारे में और लिखा। हालांकि कार्ड की गिनती काम करने के लिए सांख्यिकीय रूप से सिद्ध है, यह गारंटी नहीं देता है कि आप हर हाथ जीतेंगे। कैसीनो में आपके द्वारा की जाने वाली हर यात्रा को अकेले छोड़ दें। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे पास दुर्भाग्य के किसी भी झूले का सामना करने के लिए पर्याप्त धन हो। मान लीजिए कि आपके पास कैसीनो पर लगभग 2% की बढ़त है। इसका अभी भी मतलब है कि कैसीनो 49% बार जीतेगा। इसलिए आपके पास अपने खिलाफ किसी भी प्रकार के झूलों का सामना करने के लिए पर्याप्त धन होना चाहिए। अंगूठे का एक नियम यह है कि आपके पास कम से कम 100 बुनियादी इकाइयां होनी चाहिए। मान लें कि आप $10,000 से शुरू करते हैं, तो आप आराम से $100 की इकाई खेल सकते हैं। इतिहास बहुत दूर ले गए अच्छे विचारों से भरा पड़ा है, जो बुरे विचारों से अप्रभेद्य हैं। त्रुटि के लिए जगह रखने में ज्ञान यह स्वीकार कर रहा है कि अनिश्चितता, यादृच्छिकता और मौका अज्ञात जीवन का एक सतत हिस्सा है। उनसे निपटने का एकमात्र तरीका यह है कि आप क्या सोचते हैं और क्या हो सकता है, इसके बीच की खाई को बढ़ाकर आप एक और दिन लड़ने में सक्षम हैं। बेंजामिन ग्राहम को सुरक्षा के मार्जिन की अवधारणा के लिए जाना जाता है। उन्होंने इसके बारे में विस्तार से और गणितीय विस्तार से लिखा, लेकिन सिद्धांत का मेरा पसंदीदा सारांश तब आया जब उन्होंने एक साक्षात्कार में उल्लेख किया कि सुरक्षा के मार्जिन का उद्देश्य पूर्वानुमान को अनावश्यक रूप से प्रस्तुत करना है। उस सरल कथन में कितनी शक्ति निहित है, यह बताना कठिन है। सुरक्षा का मार्जिन, आप इसे त्रुटि या अतिरेक के लिए जगह भी कह सकते हैं, एक ऐसी दुनिया को सुरक्षित रूप से नेविगेट करने का एकमात्र प्रभावी तरीका है जो निश्चितता से नहीं बल्कि बाधाओं से शासित है। और पैसे से जुड़ी लगभग हर चीज उस तरह की दुनिया में मौजूद होती है। सटीकता के साथ पूर्वानुमान लगाना कठिन है। यह कार्ड काउंटर के लिए स्पष्ट है, क्योंकि कोई भी संभवतः यह नहीं जान सकता है कि एक विशेष कार्ड एक फेरबदल डेक में कहाँ है। किसी के लिए यह कम स्पष्ट है, अगले 10 वर्षों में शेयर बाजार का औसत वार्षिक रिटर्न क्या होगा, या मैं किस तारीख को सेवानिवृत्त हो पाऊंगा। लेकिन वे मूल रूप से एक ही हैं। सबसे अच्छा हम जो कर सकते हैं वह है बाधाओं के बारे में सोचना। ग्राहम की सुरक्षा का मार्जिन एक सरल सुझाव है कि हमें दुनिया को अपने सामने काले या सफेद, अनुमानित या बकवास के रूप में देखने की आवश्यकता नहीं है। ग्रे क्षेत्र उन चीजों का पीछा करना जहां संभावित परिणामों की एक श्रृंखला स्वीकार्य है, आगे बढ़ने का स्मार्ट तरीका है। लेकिन लोग लगभग हर उस चीज में गलती की गुंजाइश को कम आंकते हैं जो वे करते हैं जिसमें पैसा शामिल होता है। स्टॉक विश्लेषक अपने ग्राहकों को मूल्य लक्ष्य देते हैं, मूल्य सीमा नहीं। आर्थिक पूर्वानुमानकर्ता सटीक आंकड़ों के साथ चीजों की भविष्यवाणी करते हैं, शायद ही कभी व्यापक संभावनाएं। जो पंडित अटल निश्चय के साथ बोलता है, वह उस व्यक्ति की तुलना में बड़ा अनुयायी प्राप्त करेगा जो कहता है कि हम निश्चित रूप से नहीं जान सकते और संभावनाओं में बोलते हैं। हम इसे सभी प्रकार के वित्तीय प्रयासों में करते हैं, विशेष रूप से हमारे अपने निर्णयों से संबंधित। हार्वर्ड के मनोवैज्ञानिक मैक्स बजरमैन ने एक बार दिखाया था कि अन्य लोगों के घर नवीनीकरण योजनाओं का विश्लेषण करते समय अधिकांश लोगों का अनुमान है कि यह परियोजना बजट से 25% से 50% के बीच चलेगी। लेकिन जब उनकी अपनी परियोजनाओं की बात आती है, तो लोग अनुमान लगाते हैं कि नवीनीकरण समय पर पूरा हो जाएगा। और बजट पर, ओह, अंतिम निराशा। 2 चीजें हमें त्रुटि की गुंजाइश से बचाती हैं। एक यह विचार है कि किसी को पता होना चाहिए कि भविष्य में क्या है, यह उस असहज भावना से प्रेरित है जो विपरीत को स्वीकार करने से आती है। दूसरा यह है कि आप ऐसे कार्यों को न करके खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं जो उस भविष्य के सही होने के सटीक दृष्टिकोण का पूरी तरह से फायदा उठाते हैं। लेकिन त्रुटि की गुंजाइश को कम आंका जाता है और गलत समझा जाता है। इसे अक्सर एक रूढ़िवादी बचाव के रूप में देखा जाता है, जिसका उपयोग उन लोगों द्वारा किया जाता है जो अधिक जोखिम नहीं लेना चाहते हैं या अपने विचारों में विश्वास नहीं रखते हैं। लेकिन जब सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, तो यह बिल्कुल विपरीत होता है। त्रुटि के लिए कमरा आपको संभावित परिणामों की एक श्रृंखला को सहन करने देता है, और सहनशक्ति आपको कम संभाव्यता परिणाम से लाभ उठाने की बाधाओं को आपके पक्ष में गिरने देने के लिए पर्याप्त समय तक टिकने देती है।
सबसे बड़ा लाभ शायद ही कभी होता है, या तो क्योंकि वे अक्सर नहीं होते हैं या क्योंकि वे मिश्रित होने में समय लेते हैं। इसलिए जिस व्यक्ति के पास अपनी रणनीतिक नकद के हिस्से में त्रुटि के लिए पर्याप्त जगह है, उन्हें दूसरे स्टॉक में कठिनाई का सामना करने के लिए उस व्यक्ति पर बढ़त है जो मिटा दिया जाता है, खेल खत्म हो जाता है और अधिक टोकन सम्मिलित करता है जब वे गलत होते हैं। बिल गेट्स इस बात को अच्छी तरह समझते थे। जब माइक्रोसॉफ्ट एक युवा कंपनी थी तो उन्होंने कहा कि वह इस अविश्वसनीय रूप से रूढ़िवादी दृष्टिकोण के साथ आए थे कि मैं बैंक में 1 साल के पेरोल का भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसा चाहता था, भले ही हमें कोई भुगतान नहीं मिला। वॉरेन बफे ने एक समान विचार व्यक्त किया जब उन्होंने 2008 में बर्कशायर हैथवे के शेयरधारकों से कहा, मैंने आपसे रेटिंग एजेंसियों और खुद को हमेशा पर्याप्त नकदी के साथ बर्कशायर चलाने के लिए वचन दिया है। जब चुनने के लिए मजबूर किया जाता है तो मैं व्यापार नहीं करूंगा। अतिरिक्त लाभ के अवसर के लिए एक रात की नींद भी। निवेशकों के लिए त्रुटि की गुंजाइश के बारे में सोचने के लिए कुछ विशिष्ट स्थान हैं। एक है अस्थिरता। क्या आप अपनी संपत्ति में 30% की गिरावट से बच सकते हैं? एक स्प्रेडशीट पर शायद हाँ, वास्तव में आपके बिलों का भुगतान करने और नकदी प्रवाह सकारात्मक रहने के संदर्भ में। लेकिन मानसिक रूप से क्या? 30% की गिरावट आपके मानस को क्या प्रभावित करती है, इसे कम करके आंकना आसान है। आपका आत्मविश्वास उसी क्षण गोली मार सकता है जब अवसर अपने उच्चतम स्तर पर होता है। आप या आपके पति या पत्नी यह तय कर सकते हैं कि यह एक नई योजना या नए करियर का समय है। मैं ऐसे कई निवेशकों को जानता हूं जिन्होंने घाटे के बाद काम छोड़ दिया क्योंकि वे थक चुके थे। शारीरिक रूप से थका हुआ। स्प्रेडशीट आपको यह बताने में अच्छी होती है कि संख्याएं कब जुड़ती हैं या नहीं। वे मॉडलिंग में अच्छे नहीं हैं जब आप रात में अपने बच्चों को यह सोचकर टोकते हैं कि क्या आपके द्वारा किए गए निवेश के फैसले एक गलती थी जो उनके भविष्य को नुकसान पहुंचाएगी, तो आप कैसा महसूस करेंगे? जो आप तकनीकी रूप से सहन कर सकते हैं और जो भावनात्मक रूप से संभव है, उसके बीच एक अंतर होना त्रुटि के लिए कमरे का एक अनदेखा संस्करण है। दूसरा सेवानिवृत्ति के लिए बचत कर रहा है। उदाहरण के लिए हम इतिहास को देख सकते हैं और देख सकते हैं कि अमेरिकी शेयर बाजार ने 1870 के दशक से मुद्रास्फीति के बाद वार्षिक औसत 6.8% लौटाया है। सेवानिवृत्ति के लिए बचत करते समय अपने विविध पोर्टफोलियो पर क्या उम्मीद करनी है, इसका अनुमान लगाने के लिए इसका उपयोग करना एक उचित पहला अनुमान है। आप उन रिटर्न मान्यताओं का उपयोग उस राशि में वापस करने के लिए कर सकते हैं जिसे आपको अपने लक्ष्य नेस्ट एग को प्राप्त करने के लिए हर महीने बचाने की आवश्यकता होगी। लेकिन क्या होगा अगर भविष्य में रिटर्न कम हो? या क्या होगा यदि दीर्घकालिक इतिहास दीर्घकालिक भविष्य का एक अच्छा अनुमान है, लेकिन आपकी लक्षित सेवानिवृत्ति तिथि 2009 की तरह एक क्रूर भालू बाजार के बीच में गिरती है? क्या होगा यदि भविष्य का भालू बाजार आपको शेयरों से डराता है और आप भविष्य के बैल बाजार को याद करते हैं, तो आप वास्तव में जो रिटर्न कमाते हैं वह बाजार के औसत से कम है? क्या होगा यदि आपको अपने 30 के दशक में चिकित्सा दुर्घटना के लिए भुगतान करने के लिए अपने सेवानिवृत्ति खातों को नकद करने की आवश्यकता है? उन लोगों का जवाब जो अगर है, आप एक बार भविष्यवाणी की तरह सेवानिवृत्त नहीं हो पाएंगे, जो एक आपदा हो सकती है। समाधान सरल है, अपने भविष्य के रिटर्न का आकलन करते समय त्रुटि के लिए जगह का उपयोग करें। यह विज्ञान से अधिक कला है। अपने स्वयं के निवेश के लिए, जिसका मैं अध्याय 20 में और अधिक वर्णन करूंगा, मुझे लगता है कि मेरे द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित किए जाने वाले भविष्य के प्रतिफल ऐतिहासिक औसत से कम होंगे। इसलिए अगर मैं यह मान लूं कि भविष्य अतीत के समान होगा तो मैं उससे अधिक बचाऊंगा। यह मेरी सुरक्षा का मार्जिन है। भविष्य अतीत की तुलना में कम से भी बदतर हो सकता है, लेकिन सुरक्षा का कोई भी मार्जिन 100% गारंटी प्रदान नहीं करता है। 1/3 बफर मुझे रात में अच्छी नींद लेने के लिए पर्याप्त है। और अगर भविष्य अतीत जैसा दिखता है तो मुझे सुखद आश्चर्य होगा। चार्ली मुंगेर कहते हैं, उत्कृष्टता हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका कम लक्ष्य रखना है। आश्चर्यजनक त्रुटि के लिए जगह का एक महत्वपूर्ण चचेरा भाई है जिसे मैं जोखिम लेने में आशावाद पूर्वाग्रह कहता हूं, या रूसी रूले को सांख्यिकीय रूप से काम करना चाहिए सिंड्रोम, अनुकूल बाधाओं के लिए एक लगाव जब नकारात्मक पक्ष किसी भी परिस्थिति में अस्वीकार्य है। नसीम तालिब कहते हैं, आप जोखिम से प्यार करने वाले हो सकते हैं और फिर भी बर्बादी से पूरी तरह से प्रभावित हो सकते हैं। और वास्तव में आपको चाहिए। विचार यह है कि आपको आगे बढ़ने के लिए जोखिम उठाना होगा, लेकिन कोई भी जोखिम जो आपको मिटा नहीं सकता वह कभी भी लेने लायक नहीं है। रूसी रूले खेलते समय संभावनाएं आपके पक्ष में हैं, लेकिन नकारात्मक पक्ष संभावित उलटफेर के लायक नहीं है। सुरक्षा का कोई मार्जिन नहीं है जो जोखिम की भरपाई कर सके। पैसे के साथ ही कई लाभकारी चीजों की संभावनाएं आपके पक्ष में हैं। रियल एस्टेट की कीमतें अधिकांश वर्षों में बढ़ जाती हैं और अधिकांश वर्षों के दौरान आपको हर दूसरे सप्ताह तनख्वाह मिलती है। लेकिन अगर किसी चीज के सही होने की 95% संभावना है, तो 5% गलत होने की संभावना का मतलब है कि आप निश्चित रूप से अपने जीवन में किसी बिंदु पर नकारात्मकता का अनुभव करेंगे। और अगर नकारात्मक पक्ष की लागत बर्बाद हो जाती है, तो अन्य 95% समय की संभावना जोखिम के लायक नहीं है, चाहे वह कितना भी आकर्षक लगे। उत्तोलन यहाँ शैतान है। उत्तोलन अपने पैसे को और आगे बढ़ाने के लिए कर्ज लेना नियमित जोखिमों को किसी ऐसी चीज में धकेल देता है जो बर्बादी पैदा करने में सक्षम है। खतरा यह है कि तर्कसंगत आशावाद ज्यादातर समय बर्बाद होने की संभावना को छुपाता है। परिणाम यह है कि हम व्यवस्थित रूप से जोखिम को कम आंकते हैं। आवास की कीमतें पिछले दशक में 30% गिर गईं। कुछ कंपनियां अपने कर्ज पर चूक गईं। वह पूंजीवाद है, होता है, लेकिन उच्च उत्तोलन वाले लोगों का दोहरा वाइप आउट था। न केवल वे टूट गए थे, बल्कि मिटा दिए जाने से खेल में वापस आने का हर अवसर मिट गया था जिस क्षण अवसर परिपक्व था। 2009 में सफाया एक गृहस्वामी के पास 2010 में सस्ते बंधक दरों का लाभ लेने का कोई मौका नहीं था। लेहमैन ब्रदर्स के पास 2009 में सस्ते कर्ज में निवेश करने का कोई मौका नहीं था। वे हो गए। इससे बचने के लिए मैं अपने पैसे को बारबेल के रूप में सोचता हूँ।
मैं एक हिस्से के साथ जोखिम लेता हूँ और दूसरे से डरता हूँ। यह असंगत नहीं है, लेकिन पैसे का मनोविज्ञान आपको विश्वास दिलाएगा कि यह है। मैं बस यह सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि मैं अपने जोखिमों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त समय तक खड़ा रह सकूं। सफल होने के लिए आपको जीवित रहना होगा। एक बिंदु को दोहराने के लिए हमने इस पुस्तक में कई बार कहा है, जो आप चाहते हैं, जब तक आप चाहते हैं, जब तक आप चाहते हैं, करने की क्षमता में अनंत आरओआई है। त्रुटि की गुंजाइश केवल लक्ष्य को विस्तृत करने से कहीं अधिक है जो आप सोचते हैं कि हो सकता है। यह आपको उन चीजों से बचाने में भी मदद करता है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, जो हमारे सामने सबसे अधिक परेशानी वाली घटनाएं हो सकती हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्टेलिनग्राद की लड़ाई इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई थी। इसके साथ ही लोगों ने जोखिम से कैसे निपटा, इसकी समान रूप से चौंका देने वाली कहानियां सामने आईं। एक 1942 के अंत में आया, जब एक जर्मन टैंक इकाई शहर के बाहर घास के मैदानों पर रिजर्व में बैठी थी। जब सामने की तर्ज पर टैंकों की सख्त जरूरत थी, तो कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। उनमें से लगभग किसी ने भी काम नहीं किया। यूनिट के 104 टैंकों में से 20 से भी कम काम कर रहे थे। इंजीनियरों ने जल्दी से समस्या का पता लगाया। इतिहासकार विलियम क्रेग लिखते हैं, आगे की पंक्तियों के पीछे निष्क्रियता के हफ्तों के दौरान फील्ड चूहों ने वाहनों के अंदर घोंसला बनाया और विद्युत प्रणालियों को कवर करने वाले इंसुलेशन को खा लिया। जर्मनों के पास दुनिया में सबसे परिष्कृत उपकरण थे, फिर भी वे वहां थे, चूहों से पराजित। आप उनके अविश्वास की कल्पना कर सकते हैं। यह लगभग निश्चित रूप से उनके दिमाग में कभी नहीं आया। किस प्रकार का टैंक डिजाइनर माउस सुरक्षा के बारे में सोचता है? तर्कसंगत नहीं है, और वह नहीं जिसने टैंक इतिहास का अध्ययन किया। लेकिन इस तरह की चीजें हर समय होती रहती हैं। आप हर जोखिम के लिए योजना बना सकते हैं, सिवाय उन चीजों के जो आपके दिमाग से पार करने के लिए बहुत पागल हैं। और वे पागल चीजें सबसे ज्यादा नुकसान कर सकती हैं, क्योंकि वे आपके विचार से अधिक बार होती हैं और आपके पास उनसे निपटने की कोई योजना नहीं है। 2006 में वॉरेन बफे ने अपने अंतिम प्रतिस्थापन की खोज की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो आनुवंशिक रूप से गंभीर जोखिमों को पहचानने और उनसे बचने के लिए प्रोग्राम किया गया हो, जिनमें पहले कभी सामना नहीं किया गया था। मैंने इस कौशल को स्टार्टअप्स के साथ काम करते हुए देखा है। मेरी फर्म सहयोगात्मक कोष ने समर्थन किया है। एक संस्थापक से उन सबसे बड़े जोखिमों को सूचीबद्ध करने के लिए कहें जिनका वे सामना करते हैं, और सामान्य संदिग्धों का उल्लेख किया जाता है। लेकिन स्टार्टअप चलाने के अनुमानित संघर्षों से परे, यहाँ कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें हमने अपनी पोर्टफोलियो कंपनियों के बीच निपटाया है। पानी के पाइप टूट गए, बाढ़ आ गई और एक कंपनी का कार्यालय बर्बाद हो गया। एक कंपनी का कार्यालय 3 बार तोड़ा गया। एक कंपनी को उसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से बाहर कर दिया गया। एक ग्राहक द्वारा स्वास्थ्य विभाग को कॉल करने के बाद एक स्टोव बंद कर दिया गया क्योंकि उसे यह पसंद नहीं था कि कोई अन्य ग्राहक एक कुत्ते को अंदर लाए। एक सीईओ के ईमेल को एक धन उगाहने के बीच में धोखा दिया गया था जिस पर उनका सारा ध्यान आवश्यक था। एक संस्थापक का मानसिक रूप से टूटना था। इनमें से कई घटनाएं कंपनी के भविष्य के लिए अस्तित्व में थी, लेकिन कोई भी पूर्वाभास योग्य नहीं था, क्योंकि इन समस्याओं से निपटने वाले मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ था, या किसी और को वे जानते थे। उस मामले के लिए यह अज्ञात क्षेत्र था। इस प्रकार के अज्ञात जोखिमों से बचना परिभाषा के अनुसार लगभग असंभव है। आप जिस चीज की कल्पना नहीं कर सकते, उसके लिए आप तैयारी नहीं कर सकते। यदि उनके नुकसान से बचाव का एक तरीका है, तो वह विफलता के एकल बिंदुओं से बचना है। जीवन में बहुत सी चीजों के लिए अंगूठे का एक अच्छा नियम यह है कि जो कुछ भी टूट सकता है वह अंततः टूट जाएगा। इसलिए यदि बहुत सी चीजें किसी एक चीज के काम करने पर निर्भर करती हैं और वह चीज टूट जाती है, तो आप तबाही के दिन गिन रहे हैं। वह विफलता का एकल बिंदु है। कुछ लोग विफलता के एकल बिंदुओं से बचने में उल्लेखनीय रूप से अच्छे हैं। हवाई जहाज पर अधिकांश महत्वपूर्ण प्रणालियों में बैकअप होते हैं, और बैकअप में अक्सर बैकअप होते हैं। आधुनिक जेट में 4 निरर्थक विद्युत प्रणालियां हैं। आप एक इंजन के साथ उड़ान भर सकते हैं और तकनीकी रूप से बिना किसी के लैंड कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक जेट अपने इंजनों से बिना जोड़ के अकेले अपने ब्रेक के साथ रनवे पर रुकने में सक्षम होना चाहिए। सस्पेंशन ब्रिज भी बिना गिरे अपने कई केबल खो सकते हैं। पैसे के साथ विफलता का सबसे बड़ा एकल बिंदु अल्पकालिक खर्च की जरूरतों को पूरा करने के लिए तनख्वाह पर एकमात्र निर्भरता है, जिसमें कोई बचत नहीं है। जो आपको लगता है कि आपके खर्च क्या हैं और भविष्य में वे क्या हो सकते हैं, वह तरकीब जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। यहाँ तक सबसे धनी भी वह है जिसे हमने अध्याय 10 में देखा, यह महसूस करना कि आपको बचाने के लिए किसी विशिष्ट कारण की आवश्यकता नहीं है। कार, घर या सेवानिवृत्ति के लिए बचत करना ठीक है, लेकिन उन चीजों के लिए बचत करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं या समझ भी नहीं सकते हैं। फील्ड चूहों के वित्तीय समकक्ष। यह अनुमान लगाने के लिए कि आप अपनी बचत का उपयोग क्या करेंगे, यह मानते हुए कि आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां आप जानते हैं कि आपके भविष्य के खर्च क्या होंगे, जो कोई नहीं करता है। मैं बहुत बचत करता हूं और मुझे नहीं पता कि मैं भविष्य में बचत का उपयोग किस लिए करूंगा। कुछ वित्तीय योजनाएं जो केवल ज्ञात जोखिमों के लिए तैयार होती हैं, उनमें वास्तविक दुनिया में जीवित रहने के लिए सुरक्षा का पर्याप्त मार्जिन होता है। वास्तव में हर योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आपकी योजना के अनुसार योजना नहीं बना रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि यह आप पर कैसे लागू होता है। अध्याय 14। तुम बदल जाओगे। मैं एक ऐसे दोस्त के साथ पला बड़ा जो न तो विशेषाधिकार और न ही प्राकृतिक बुद्धि से आया था, लेकिन वह सबसे मेहनती आदमी था जिसे मैं जानता था। इन लोगों के पास सिखाने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि उन्हें सफलता की राह के हर इंच की एक अनफिल्टर्ड समझ है। एक किशोर के रूप में उनके जीवन का मिशन और सपना एक डॉक्टर बनना था। यह कहने के लिए कि उसके खिलाफ बाधाओं का ढेर था, धर्मार्थ हो रहा है। उस समय कोई भी उचित व्यक्ति इसकी संभावना पर विचार नहीं करेगा।
लेकिन उसने धक्का दिया और अपने सहपाठियों से एक दशक बड़ा आखिरकार वह एक डॉक्टर बन गया। कुछ भी नहीं से शुरू करने, मेडिकल स्कूल के शीर्ष पर अपना रास्ता बनाने और सभी बाधाओं के खिलाफ सबसे महान व्यवसायों में से एक को प्राप्त करने से कितनी पूर्ति होती है। मैंने उनसे कुछ साल पहले बात की थी। बातचीत इस प्रकार रही। मैं, लंबे समय से कोई बात नहीं। आप कैसे हैं? उसे, भयानक करियर। मैं, हाँ ठीक है। उसे, भयानक करियर, यार। यह 10 मिनट तक चला। तनाव और घंटों ने उसे जमीन पर गिरा दिया था। वह आज जहाँ है, उससे उतना ही निराश लग रहा था जितना कि 15 साल पहले जहाँ वह होना चाहता था, वहाँ ले जाया गया था। मनोविज्ञान का एक आधार यह है कि लोग अपने भविष्य के बारे में खराब भविष्यवक्ता होते हैं। लक्ष्य की कल्पना करना आसान और मजेदार है। वास्तविक जीवन के संदर्भ में एक लक्ष्य की कल्पना करना जो प्रतिस्पर्धी खोज के साथ बढ़ता है वह पूरी तरह से अलग है। इसका भविष्य के वित्तीय लक्ष्यों के लिए योजना बनाने की हमारी क्षमता पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। हर 5 साल का बच्चा बड़ा होकर ट्रैक्टर चलाना चाहता है। एक युवा लड़के की नज़र में कुछ नौकरियां बेहतर दिखती हैं, जिसका एक अच्छी नौकरी का विचार शुरू होता है और वुरूम, बीप बीप, बड़ा ट्रैक्टर, यहाँ मैं आता हूँ के साथ समाप्त होता है। फिर कई लोग बड़े हो जाते हैं और महसूस करते हैं कि ट्रैक्टर चलाना शायद सबसे अच्छा करियर नहीं है। हो सकता है कि वे कुछ अधिक प्रतिष्ठित या आकर्षक चाहते हों। इसलिए एक किशोर के रूप में वे एक वकील बनने का सपना देखते हैं। अब वे सोचते हैं, वे जानते हैं, उनकी योजना तैयार है। लॉ स्कूल और इसकी लागत, यहाँ हम आते हैं। फिर एक वकील के रूप में उन्हें काम के इतने लंबे घंटों का सामना करना पड़ता है कि वे शायद ही कभी अपने परिवार को देखते हैं। तो शायद वे लचीले घंटों के साथ कम वेतन वाली नौकरी लेते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि चाइल्ड केयर इतना महंगा है कि यह उनकी अधिकांश तनख्वाह का उपभोग करता है और वे घर पर रहने वाले माता पिता बनने का विकल्प चुनते हैं। यह, वे निष्कर्ष निकालते हैं, अंत में सही विकल्प है। फिर 70 साल की उम्र में उन्हें पता चलता है कि जीवन भर घर में रहने का मतलब है कि वे सेवानिवृत्ति का खर्च उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। हम में से कई लोग जीवन के माध्यम से एक समान प्रक्षेपवक्र पर चलते हैं। फेडरल रिजर्व के अनुसार केवल 27% कॉलेज स्नातकों के पास उनके प्रमुख से संबंधित नौकरी है। घर पर रहने वाले 29% माता पिता के पास कॉलेज की डिग्री है। निश्चित रूप से कुछ लोगों को अपनी शिक्षा पर खेद है, लेकिन हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि 30 के दशक में एक नए माता पिता जीवन के लक्ष्यों के बारे में इस तरह सोच सकते हैं जैसे उनके 18 वर्षीय स्वयं बनाने वाले करियर लक्ष्यों ने कभी कल्पना नहीं की होगी। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी है, लेकिन चीजें बदलती हैं, आपके आसपास की दुनिया और आपके अपने लक्ष्य और इच्छाएं। यह कहना एक बात है, हम नहीं जानते कि भविष्य में क्या होगा। यह स्वीकार करना एक और बात है कि आप स्वयं आज नहीं जानते कि आप भविष्य में क्या चाहते हैं। और सच तो यह है, हम में से कुछ ही करते हैं। जब भविष्य में आप जो चाहते हैं उसके बारे में आपका दृष्टिकोण बदलने की संभावना है, तो स्थायी दीर्घकालिक निर्णय लेना कठिन है। इतिहास का अंत ब्रह्म है जिसे मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि लोगों को इस बात की गहरी जानकारी है कि वे अतीत में कितना बदल चुके हैं, लेकिन भविष्य में उनके व्यक्तित्व, इच्छाओं और लक्ष्यों के बदलने की संभावना को कम आंकने के लिए। हार्वर्ड मनोवैज्ञानिक डैनियल गिलबर्ट ने एक बार कहा था, अपने जीवन के हर चरण में हम ऐसे निर्णय लेते हैं जो उन लोगों के जीवन को गहराई से प्रभावित करेंगे जो हम बनने जा रहे हैं, और फिर जब हम वे लोग बन जाते हैं तो हम अपने द्वारा लिए गए निर्णयों से हमेशा रोमांचित नहीं होते हैं। इसलिए युवा लोग टैटू बनवाने के लिए अच्छे पैसे देते हैं कि किशोरों ने टैटू बनवाने के लिए अच्छे पैसे दिए। अधेड़ उम्र के लोग उन लोगों को तलाक देने के लिए दौड़ पड़े जिनसे युवा वयस्क शादी करने के लिए दौड़ पड़े। मध्यम आयु वर्ग के वयस्कों ने जो हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की, उसे खोने के लिए बड़े वयस्क कड़ी मेहनत करते हैं। चालू और चालू और चालू। हम सभी, उन्होंने कहा, एक भ्रम के साथ घूम रहे हैं। एक भ्रम है कि इतिहास, हमारा व्यक्तिगत इतिहास, अभी समाप्त हुआ है, कि हम अभी हाल ही में ऐसे लोग बन गए हैं जो हम हमेशा से थे और रहेंगे हमारे जीवन के बाकी हिस्सों के लिए हो। हम यह सबक कभी नहीं सीखते हैं। गिलबर्ट के शोध से पता चलता है कि 18 से 68 वर्ष की आयु के लोग भविष्य में कितना बदलेंगे, इसे कम आंकते हैं। आप देख सकते हैं कि यह दीर्घकालिक वित्तीय योजना को कैसे प्रभावित कर सकता है। चार्ली मुंगेर का कहना है कि कंपाउंडिंग का पहला नियम है कि इसे कभी भी अनावश्यक रूप से बाधित न करें। लेकिन आप एक मनी प्लान को कैसे बाधित नहीं करते हैं? करियर, निवेश, खर्च, बजट, जो कुछ भी, जब आप जीवन से बाहर क्या चाहते हैं। यह मुश्किल है। रोनाल्ड रीड जैसे लोग, जिस धनी चौकीदार से हम पहले किताब में मिले थे, और वॉरेन बफे इतने सफल हो गए हैं क्योंकि वे अंत तक दशकों तक एक ही काम करते रहे, जिससे कंपाउंडिंग जंगली हो गई। लेकिन हम में से बहुत से लोग जीवन भर इतना विकसित हो जाते हैं कि हम अंत तक दशकों तक एक ही काम नहीं करना चाहते हैं, या उसके करीब कुछ भी। तो एक 80 कुछ वर्ष के जीवन काल के बजाय हमारे पैसे में शायद 4 अलग अलग 20 वर्ष के ब्लॉक हैं। मैं उन युवाओं को जानता हूं जो उद्देश्यपूर्ण ढंग से तपस्या करते हैं और कमाई के साथ जीवन जीते हैं, और वे इससे पूरी तरह खुश हैं। फिर ऐसे ही लोग हैं जो विलासिता के जीवन का भुगतान करने के लिए अपनी पूंछ से काम करते हैं, और वे इससे पूरी तरह खुश हैं। दोनों में जोखिम है। पूर्व जोखिम एक परिवार या फंड सेवानिवृत्ति को बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। बाद वाले जोखिम इस बात पर खेद है कि आपने अपने युवा और स्वस्थ वर्षों को एक क्यूबिकल में बिताया। इस समस्या का कोई आसान समाधान नहीं है। 5 साल के लड़के से कहो कि वह ट्रैक्टर चालक के बजाय वकील हो और वह अपने शरीर की हर कोशिका से असहमत होगा। लेकिन आप जो सोचते हैं वह दीर्घकालिक निर्णय लेते समय 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें वित्तीय नियोजन के चरम छोर से बचना चाहिए। यह मानते हुए कि आप बहुत कम आय से खुश होंगे या उच्च की खोज में अंतहीन घंटों तक काम करना चुनते हैं, यह संभावना बढ़ जाती है कि आप एक दिन खुद को पछतावे के बिंदु पर पाएंगे। इतिहास के अंत के भ्रम का ईंधन यह है कि लोग अधिकांश परिस्थितियों के अनुकूल हो जाते हैं, इसलिए एक चरम योजना के लाभ शायद ही कुछ होने की सादगी या लगभग सब कुछ होने का रोमांच समाप्त हो जाता है।
लेकिन उन चरम सीमाओं के नुकसान सेवानिवृत्ति का खर्च उठाने में सक्षम नहीं होना या डॉलर का पीछा करने के लिए समर्पित जीवन को वापस देखना स्थायी पछतावे बन जाते हैं। पछतावे विशेष रूप से दर्दनाक होते हैं जब आप पिछली योजना को छोड़ देते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि खोए हुए समय की भरपाई के लिए आपको दूसरी दिशा में दुगनी तेजी से दौड़ना होगा। कंपाउंडिंग सबसे अच्छा तब काम करता है जब आप किसी योजना को विकसित होने के लिए वर्षों या दशकों तक दे सकते हैं। यह न केवल बचत बल्कि करियर और रिश्तों के लिए भी सही है। धीरज कुंजी है, और जब आप समय के साथ बदलने की हमारी प्रवृत्ति पर विचार करते हैं तो आपके जीवन के हर बिंदु पर संतुलन भविष्य के पछतावे से बचने और धीरज को प्रोत्साहित करने की रणनीति बन जाता है। अपने कामकाजी जीवन के हर बिंदु पर मध्यम वार्षिक बचत, मध्यम खाली समय, एक मध्यम आवागमन से अधिक नहीं, और अपने परिवार के साथ कम से कम मध्यम समय का लक्ष्य एक योजना के साथ रहने और अफसोस से बचने में सक्षम होने की संभावना को बढ़ाता है। अगर उन चीजों में से कोई एक स्पेक्ट्रम के चरम पक्षों पर पड़ता है, हमें अपने मन बदलने की वास्तविकता को भी स्वीकार करना चाहिए। मैं जिन सबसे दयनीय कर्मचारियों से मिला हूं, उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो केवल करियर के प्रति वफादार रहते हैं क्योंकि यह वह क्षेत्र है जिसे उन्होंने 18 साल की उम्र में कॉलेज के प्रमुख का फैसला करते समय चुना था। जब आप इतिहास के अंत के भ्रम को स्वीकार करते हैं तो आपको पता चलता है कि एक नौकरी चुनना जब आप पीने के लिए पर्याप्त बूढ़े नहीं होते हैं कि आप तब भी आनंद लेंगे जब आप सामाजिक सुरक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त बूढ़े हो जाएंगे। चाल परिवर्तन की वास्तविकता को स्वीकार करने और जल्द से जल्द आगे बढ़ने की है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के निवेश स्तंभकार जेसन ज़्विग ने मनोवैज्ञानिक डैनियल कन्नमैन के साथ कन्नमैन की पुस्तक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो लिखने पर काम किया। ज़्विग ने एक बार कन्नमैन के व्यक्तित्व की विचित्रता के बारे में एक कहानी सुनाई जिसने उन्हें अच्छी तरह से सेवा दी। डैनी के बारे में मुझे इससे ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, जो हमने अभी अभी किया था उसे विस्फोट करने की उनकी क्षमता से अधिक है, ज़्विग ने लिखा। वह और कन्नमैन एक अध्याय पर अंतहीन काम कर सकते थे, लेकिन अगली बात जो आप जानते हैं, कन्नमैन एक ऐसा संस्करण भेजता है जो इतना पूरी तरह से रूपांतरित हो जाता है कि यह पहचानने योग्य नहीं है। यह अलग तरह से शुरू होता है, यह अलग तरह से समाप्त होता है। इसमें ऐसे उपाख्यानों और सबूत शामिल होते हैं जिनके बारे में आपने कभी नहीं सोचा होगा। यह उस शोध पर आधारित है जिसे आपने कभी नहीं सुना है का। जब मैंने डैनी से पूछा कि वह फिर से कैसे शुरू कर सकता है जैसे कि हमने पहले कभी कोई मसौदा नहीं लिखा था, ज़्विग ने जारी रखा, उन्होंने उन शब्दों को कहा जिन्हें मैं कभी नहीं भूल पाया, मेरे पास कोई डूब लागत नहीं है। डूबने की लागत पिछले प्रयासों के लिए एंकरिंग निर्णय जो वापस नहीं किए जा सकते हैं। एक ऐसी दुनिया में एक शैतान है जहां लोग समय के साथ बदलते हैं। वे हमारे भविष्य को खुद को हमारे अतीत अलग खुद के लिए कैदी बनाते हैं। यह आपके लिए जीवन के प्रमुख निर्णय लेने वाले किसी अजनबी के बराबर है। इस विचार को स्वीकार करते हुए कि जब आप एक अलग व्यक्ति थे तब बनाए गए वित्तीय लक्ष्यों को बिना दया के छोड़ दिया जाना चाहिए बनाम जीवन समर्थन पर रखा जाना चाहिए और भविष्य के अफसोस को कम करने के लिए एक अच्छी रणनीति हो सकती है। जितनी जल्दी यह किया जाता है उतनी ही जल्दी आप कंपाउंडिंग में वापस आ सकते हैं। इसके बाद आइए प्रवेश के कंपाउंडिंग मूल्य के बारे में बात करते हैं। अध्याय 15। कुछ भी मुफ्त नहीं है। हर चीज की एक कीमत होती है और पैसे के साथ बहुत सी चीजों की कुंजी सिर्फ यह पता लगाना है कि वह कीमत क्या है और उसे चुकाने के लिए तैयार रहना। समस्या यह है कि बहुत सी चीजों की कीमत तब तक स्पष्ट नहीं होती है जब तक कि आप उन्हें पहली बार अनुभव नहीं करते, जब बिल अतिदेय होता है। 2004 में जनरल इलेक्ट्रिक दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी जिसकी कीमत $1 ट्रिलियन के 1/3 हिस्से में थी। यह पिछले दशक के लिए हर साल या तो पहले या दूसरे स्थान पर था। कॉर्पोरेट अभिजात वर्ग का पूंजीवाद का चमकदार उदाहरण। फिर सब कुछ टुकड़े टुकड़े हो गया। 2008 के वित्तीय संकट ने जीई के वित्तपोषण विभाग को, जिसने कंपनी के आधे से अधिक लाभ की आपूर्ति की, को अराजकता में डाल दिया। अंततः इसे कबाड़ में बेच दिया गया। तेल और ऊर्जा में बाद के दांव आपदा थे जिसके परिणामस्वरूप अरबों राइट ऑफ हुए। जी स्टॉक 2007 में $40 से गिरकर 2018 तक $7 हो गया। सीईओ जेफ इममेल्ट पर लगाया गया दोष, जो 2001 से कंपनी चला रहा था, तत्काल और कठोर था। उनके नेतृत्व, उनके अधिग्रहण, लाभांश में कटौती, श्रमिकों की छंटनी और निश्चित रूप से गिरते स्टॉक की कीमत के लिए उनकी आलोचना की गई थी। यह ठीक ही है, जो लोग अच्छे समय में वंशवाद के धन से पुरस्कृत होते हैं वे ज्वार के बाहर जाने पर जिम्मेदारी का बोझ उठाते हैं। उन्होंने 2017 में पद छोड़ दिया था, लेकिन इममेल्ट ने बाहर निकलते समय कुछ अंतर्दृष्टिपूर्ण कहा। उन आलोचकों को जवाब देते हुए जिन्होंने कहा कि उनके कार्य गलत थे और उन्हें जो करना चाहिए था वह स्पष्ट था, इममेल्ट ने अपने उत्तराधिकारी से कहा, हर काम आसान लगता है जब आप इसे करने वाले नहीं होते। हर काम तब आसान लगता है जब आप उसे करने वाले नहीं होते, क्योंकि अखाड़े में किसी के सामने आने वाली चुनौतियां अक्सर भीड़ में रहने वालों के लिए अदृश्य होती हैं। विशाल ब्लोट, अल्पकालिक निवेशकों, नियामकों, यूनियनों और मजबूत नौकरशाही की परस्पर विरोधी मांगों से निपटना न केवल कठिन है, बल्कि समस्याओं की गंभीरता को तब तक पहचानना भी कठिन है जब तक कि आप उनसे निपटने वाले नहीं हैं। 14 महीने तक चलने वाले इममेल्ट के उत्तराधिकारी ने भी इसे सीखा। सिद्धांत की तुलना में अधिकांश चीजें व्यवहार में कठिन होती हैं। कभी कभी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अति आत्मविश्वासी होते हैं। अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम यह पहचानने में अच्छे नहीं होते हैं कि सफलता की कीमत क्या है, जो हमें इसका भुगतान करने में सक्षम होने से रोकती है। 2018 को खत्म होने वाले 50 सालों में 500-119 गुना बढ़ गया। आपको बस इतना करना था कि बैठ जाएं और अपने पैसे को कंपाउंड होने दें। लेकिन निश्चित रूप से सफल निवेश तब आसान लगता है जब आप इसे करने वाले नहीं होते। लंबे समय के लिए स्टॉक रखें, आप सुनेंगे, यह अच्छी सलाह है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब स्टॉक गिर रहा होता है तो लंबी अवधि के आउटलुक को बनाए रखना कितना मुश्किल होता है। हर चीज की तरह सफल निवेश एक कीमत की मांग करता है, लेकिन इसकी मुद्रा डॉलर और सेंट नहीं है।
यह अस्थिरता, भय, संदेह, अनिश्चितता और अफसोस है। इन सभी को तब तक अनदेखा करना आसान है जब तक आप वास्तविक समय में उनसे निपट नहीं लेते। यह पहचानने में असमर्थता की निवेश की कीमत होती है, हमें बिना कुछ लिए कुछ पाने की कोशिश करने के लिए प्रेरित कर सकता है, जो दुकानदारी की तरह शायद ही कभी अच्छी तरह से समाप्त होता है। कहते हैं कि आप एक नई कार चाहते हैं। इसकी कीमत $30,000 है। आपके पास 3 विकल्प हैं। 1, इसके लिए $30,000 का भुगतान करें। 2, एक सस्ता इस्तेमाल किया हुआ ढूंढें। या 3, इसे चुरा लें। इस मामले में 99% लोग तीसरे विकल्प से बचना जानते हैं, क्योंकि कार चोरी करने के परिणाम उल्टा पड़ता है। लेकिन मान लें कि आप अगले 30 वर्षों में 11% वार्षिक रिटर्न अर्जित करना चाहते हैं ताकि आप शांति से सेवानिवृत्त हो सकें। क्या यह इनाम मुफ्त आता है? बिल्कुल नहीं। दुनिया कभी इतनी अच्छी नहीं होती। एक मूल्य टैग है, एक बिल जिसका भुगतान किया जाना चाहिए। इस मामले में यह बाजार से कभी न खत्म होने वाला ताना है, जो बड़ा रिटर्न देता है और उन्हें उतनी ही तेजी से दूर ले जाता है। लाभांश सहित डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 1950 से 2019 तक प्रति वर्ष लगभग 11% लौटा, जो बहुत अच्छा है। लेकिन इस अवधि के दौरान सफलता की कीमत बहुत अधिक थी। चार्ट में छायांकित रेखाएं तब दिखाती हैं जब यह अपने पिछले सर्वकालिक उच्च से कम 5% नीचे थी। यह बाजार रिटर्न की कीमत है। शुल्क, यह प्रवेश की लागत है, और यह दर्द देता है। अधिकांश उत्पादों की तरह, जितना बड़ा रिटर्न उतनी ही अधिक कीमत। नेटफ्लिक्स का स्टॉक 2002 से 2018 तक 35,000% से अधिक लौटा, लेकिन 94% दिनों में अपने पिछले सर्वकालिक उच्च स्तर से नीचे कारोबार किया। मॉन्स्टर बेवरेज ने 1995 से 2018 तक 3,19,000% का रिटर्न दिया, इतिहास में सबसे अधिक रिटर्न में, लेकिन उस अवधि के दौरान अपने पिछले उच्च 95% से नीचे कारोबार किया। अब यहाँ महत्वपूर्ण हिस्सा है। कार की तरह, आपके पास कुछ विकल्प हैं। आप इस कीमत का भुगतान कर सकते हैं, अस्थिरता और उथल-पुथल को स्वीकार करते हुए, या आप कम अनिश्चितता और कम भुगतान वाली संपत्ति पा सकते हैं, जो एक पुरानी कार के बराबर है। या आप ग्रैंड थेफ्ट ऑटो के समकक्ष प्रयास कर सकते हैं, इसके साथ आने वाली अस्थिरता से बचते हुए रिटर्न प्राप्त करने का प्रयास करें। निवेश में बहुत से लोग तीसरा विकल्प चुनते हैं। एक कार चोर की तरह, हालांकि अच्छी तरह से अर्थ और कानून का पालन करने वाला, वे कीमत चुकाए बिना रिटर्न पाने के लिए चाल और रणनीति बनाते हैं। वे अंदर और बाहर व्यापार करते हैं। वे अगली मंदी से पहले बेचने और अगले उछाल से पहले खरीदने का प्रयास करते हैं। थोड़े से अनुभव वाले अधिकांश निवेशक जानते हैं कि अस्थिरता वास्तविक और सामान्य है। बहुत से लोग अगले तार्किक कदम की तरह लगते हैं, इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पैसे के देवता उन लोगों की ओर अधिक नहीं देखते हैं जो बिना कीमत चुकाए इनाम चाहते हैं। कुछ कार चोर इससे बच जाएंगे, कई और पकड़े जाएंगे और दंडित किए जाएंगे। निवेश के साथ भी यही बात है। मॉर्निंगस्टार ने एक बार सामरिक म्यूचुअल फंडों के प्रदर्शन को देखा, जिनकी रणनीति स्टॉक और बॉन्ड के बीच उचित समय पर स्विच करना है, जो कम नकारात्मक जोखिम के साथ बाजार के रिटर्न पर कब्जा कर रहा है। वे कीमत का भुगतान किए बिना रिटर्न चाहते हैं। अध्ययन 2010 के मध्य से 2011 के अंत तक केंद्रित था, जब अमेरिकी शेयर बाजार एक नई मंदी के डर से जंगली हो गए और S&P 500 में 20% से अधिक की गिरावट आई। यह ठीक उसी तरह का वातावरण है जिसमें सामरिक निधियों को काम करना चाहिए। यह उनके चमकने का क्षण था। मॉर्निंगस्टार की गणना के अनुसार इस अवधि के दौरान 112 सामरिक म्यूचुअल फंड थे। साधारण 60/40 स्टॉक बॉन्ड फंड की तुलना में केवल 9 में बेहतर जोखिम समायोजित रिटर्न था। 1/4 से भी कम टैक्टिकल फंड में लीव इट अलोन इंडेक्स की तुलना में कम अधिकतम गिरावट थी। मॉर्निंगस्टार ने लिखा, कुछ अपवादों के साथ सामरिक फंड कम प्राप्त हुए, अधिक अस्थिर थे, या हैंड्स ऑफ फंड के रूप में उतना ही नकारात्मक जोखिम के अधीन थे। व्यक्तिगत निवेशक भी अपना खुद का निवेश करते समय इसके लिए गिर जाते हैं। मॉर्निंगस्टार के अनुसार औसत इक्विटी फंड निवेशक ने अपने द्वारा निवेश किए गए फंड में प्रति वर्ष 0.5% कम प्रदर्शन किया है, जब उन्हें अभी अभी खरीदा और रखा जाना चाहिए था, तो खरीदने और बेचने का परिणाम। विडंबना यह है कि कीमत से बचने की कोशिश में निवेशक दोगुना भुगतान करते हैं। जी को लौटें। इसके कई दोषों में से एक पूर्व CEO जैक वेल्च के युग से उपजा है। वेल्च वॉल स्ट्रीट के अनुमानों को हराकर प्रति शेयर तिमाही आय सुनिश्चित करने के लिए प्रसिद्ध हो गया। वह ग्रैंडमास्टर थे। यदि वॉल स्ट्रीट के विश्लेषकों को प्रति शेयर 25 सेंट की उम्मीद है, तो जैक 26 सेंट वितरित करेगा, चाहे व्यवसाय की स्थिति या अर्थव्यवस्था कोई भी हो। वह ऐसा करेगा कि संख्याओं की मालिश करके, यह विवरण धर्मार्थ है, अक्सर भविष्य की तिमाहियों से वर्तमान तिमाही में लाभ खींचकर आज्ञाकारी संख्याओं को उनके गुरु को सलाम करने के लिए। फोर्ब्स ने दर्जनों उदाहरणों में से एक की सूचना दी। जनरल इलेक्ट्रिक लगातार 2 वर्षों तक लोकोमोटिव को लेनदेन में अंतिम उपयोगकर्ताओं के बजाय नाम वित्तीय भागीदारों को बेच दिया, जो GE के साथ स्वामित्व के अधिकांश जोखिमों को छोड़ देते हैं। वेल्च ने इस खेल से कभी इनकार नहीं किया। उन्होंने अपनी पुस्तक स्ट्रेट फ्रॉम द गट में लिखा है, संकटों के प्रति हमारे व्यापार जगत के नेताओं की प्रतिक्रिया GE संस्कृति की विशिष्ट थी। भले ही किताबें तिमाही में बंद हो गई थी, कई लोगों ने कमाई के अंतर को पाटने के लिए तुरंत पिच करने की पेशकश की। कुछ ने कहा कि वे आश्चर्य की भरपाई के लिए अपने व्यवसाय से अतिरिक्त $10 मिलियन, $20 मिलियन और $30 मिलियन भी पा सकते हैं। नतीजा यह हुआ कि वेल्च के नेतृत्व में शेयरधारकों को कीमत नहीं चुकानी पड़ी। उन्हें निरंतरता और पूर्वानुमेयता मिली, एक ऐसा स्टॉक जो अनिश्चितता के आश्चर्य के बिना साल दर साल बढ़ता गया। फिर बिल आया, जैसा कि हमेशा होता है। GE शेयरधारकों को एक दशक के बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा है, जो पहले लेखांकन युद्धाभ्यास द्वारा संरक्षित थे। वेल्च के युग का पैसा लाभ आज एकमुश्त नुकसान हो गया। इसका सबसे अजीब उदाहरण असफल बंधक दिग्गजों फ्रेडी मैक और फैनी मेई से आता है, जो 2000 के दशक की शुरुआत में निवेशकों को सुगमता का भ्रम देने के लिए भविष्य की अवधि में उन लाभों को फैलाने के इरादे से अरबों डॉलर की वर्तमान कमाई को कम रिपोर्टिंग करते हुए पकड़े गए थे। और पूर्वानुमेयता, कीमत न चुकाने का भ्रम।
सवाल यह है कि इतने सारे लोग जो कारों, घरों, भोजन और छुट्टियों की कीमत चुकाने को तैयार हैं, वे अच्छे निवेश रिटर्न की कीमत चुकाने से बचने के लिए इतनी मेहनत क्यों करते हैं? इसका उत्तर सरल है, निवेश की सफलता की कीमत तुरंत स्पष्ट नहीं होती है। यह एक मूल्य टैग नहीं है जिसे आप देख सकते हैं, इसलिए जब बिल देय होता है तो यह कुछ अच्छा पाने के लिए शुल्क की तरह महसूस नहीं करता है। कुछ गलत करने पर जुर्माना लगता है, और जबकि आमतौर पर लोग फीस का भुगतान करने के लिए ठीक होते हैं, जुर्माना से बचा जाना चाहिए। आपको ऐसे निर्णय लेने चाहिए जो पहले से छूट दें और जुर्माने से बचें। ट्रैफिक जुर्माना और आईआरएस जुर्माना का मतलब है कि आपने कुछ गलत किया है और आप दंडित होने के योग्य हैं। जो कोई भी अपनी संपत्ति में गिरावट देखता है और उस गिरावट को जुर्माने के रूप में देखता है, उसके लिए स्वाभाविक प्रतिक्रिया भविष्य के जुर्माने से बचने के लिए है। यह तुच्छ लगता है, लेकिन जुर्माना के बजाय शुल्क के रूप में बाजार की अस्थिरता के बारे में सोचना उस तरह की मानसिकता विकसित करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो आपको अपने पक्ष में काम करने के लिए लाभ निवेश करने के लिए लंबे समय तक टिके रहने देता है। कुछ निवेशकों के पास यह कहने का स्वभाव होता है, अगर मैं अपने पैसे का 20% खो देता हूं तो मैं वास्तव में ठीक हूं। यह उन नए निवेशकों के लिए दोगुना सच है जिन्होंने कभी 20% की गिरावट का अनुभव नहीं किया है। लेकिन अगर आप अस्थिरता को शुल्क के रूप में देखते हैं, तो चीजें अलग दिखती हैं। डिज्नीलैंड टिकट की कीमत $100 है, लेकिन आपको अपने बच्चों के साथ एक शानदार दिन मिलता है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। पिछले साल 18 मिलियन से अधिक लोगों ने सोचा था कि शुल्क देना उचित है। कुछ लोगों ने महसूस किया कि $100 एक सजा या जुर्माना था। जब यह स्पष्ट हो जाता है कि आप एक का भुगतान कर रहे हैं तो शुल्क का सार्थक व्यापार स्पष्ट है। निवेश के साथ ही, जहां अस्थिरता लगभग हमेशा एक शुल्क है, जुर्माना नहीं। मार्केट रिटर्न कभी फ्री नहीं होता है और न ही कभी होगा। वे मांग करते हैं कि आप किसी अन्य उत्पाद की तरह एक कीमत चुकाएं। आपको इस शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे आपको डिज्नीलैंड जाने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है। आप स्थानीय काउंटी मेले में जा सकते हैं जहां टिकट $10 हो सकते हैं, या मुफ्त में घर पर रह सकते हैं। आपके पास अभी भी अच्छा समय हो सकता है, लेकिन आमतौर पर आपको वह मिलेगा जिसके लिए आप भुगतान करते हैं। बाजारों के साथ ही अस्थिरता अनिश्चितता शुल्क रिटर्न की कीमत नकद और बॉन्ड जैसे कम शुल्क वाले पाकों की तुलना में अधिक रिटर्न प्राप्त करने के लिए प्रवेश की लागत है। चाल अपने आप को आश्वस्त कर रही है कि बाजार का शुल्क इसके लायक है। अस्थिरता और अनिश्चितता से ठीक से निपटने का यही एकमात्र तरीका है, न केवल इसे झेलना, बल्कि यह महसूस करना कि यह भुगतान के लायक प्रवेश शुल्क है। इसके होने की कोई गारंटी नहीं है। कभी कभी डिज्नीलैंड में बारिश होती है, लेकिन अगर आप प्रवेश शुल्क को जुर्माने के रूप में देखते हैं, तो आप कभी भी जादू का आनंद नहीं लेंगे। कीमत पता करें, फिर भुगतान करें। अध्याय 16। आप और मैं। 2000 के दशक की शुरुआत में .com बुलबुले के फटने से घरेलू संपत्ति में $6.2 ट्रिलियन की कमी आई। हाउसिंग बबल के अंत में $8 ट्रिलियन से अधिक की कटौती हुई। सामाजिक रूप से विनाशकारी वित्तीय बुलबुले कैसे हो सकते हैं, इस पर काबू पाना कठिन है। वे जीवन बर्बाद करते हैं। ये बातें क्यों होती हैं, और वे क्यों होते रहते हैं? हम अपने सबक क्यों नहीं सीख सकते? यहाँ सामान्य उत्तर यह है कि लोग लालची होते हैं, और लालच मानव स्वभाव की एक अमिट विशेषता है। यह सच हो सकता है, और यह अधिकांश के लिए पर्याप्त उत्तर है। लेकिन अध्याय 1 से याद रखें, कोई भी पागल नहीं है। लोग वित्तीय निर्णय लेते हैं जिसका उन्हें पछतावा होता है, और वे अक्सर दुर्लभ जानकारी और बिना तर्क के ऐसा करते हैं। लेकिन फैसले उनके लिए मायने रखते थे जब वे किए गए थे। लालच पर बुलबुलों को दोष देना और वहां रुकना इस बारे में महत्वपूर्ण सबक याद करता है कि लोग कैसे और क्यों तर्कसंगत बनाते हैं कि लालची फैसलों की तरह क्या दिखता है। बुलबुले से सीखना मुश्किल क्यों है, इसका एक हिस्सा यह है कि वे कैंसर की तरह नहीं है, जहां एक बायोप्सी हमें एक स्पष्ट चेतावनी और निदान देता है। वे एक राजनीतिक दल के उत्थान और पतन के करीब हैं, जहां परिणाम को दूर से ही जाना जाता है लेकिन कारण और दोष पर कभी सहमति नहीं होती है। निवेश रिटर्न के लिए प्रतिस्पर्धा भयंकर है, और किसी को हर समय हर संपत्ति का मालिक होना चाहिए। इसका मतलब है कि केवल बुलबुले का विचार हमेशा विवादास्पद रहेगा, क्योंकि कोई भी यह नहीं सोचना चाहता कि उनके पास एक अधिक मूल्यवान संपत्ति है। अंत में हम सबक सीखने की तुलना में निंदक उंगलियों को इंगित करने की अधिक संभावना रखते हैं। मुझे नहीं लगता कि हम कभी भी पूरी तरह से समझा पाएंगे कि बुलबुले क्यों होते हैं। यह पूछने जैसा है कि युद्ध क्यों होते हैं, लगभग हमेशा कई कारण होते हैं, उनमें से कई परस्पर विरोधी, सभी विवादास्पद होते हैं। सरल उत्तरों के लिए यह बहुत जटिल विषय है, लेकिन मैं एक कारण प्रस्तावित करता हूं कि ऐसा होता है कि दोनों को नजरअंदाज कर दिया जाता है और व्यक्तिगत रूप से आप पर लागू होता है। निवेशक अक्सर निर्दोष रूप से अन्य निवेशकों से संकेत लेते हैं जो उनसे अलग खेल खेल रहे हैं। वित्त में एक विचार मौजूद है जो निर्दोष लगता है लेकिन उसने अपूरणीय क्षति की है। यह धारणा है कि संपत्ति की दुनिया में एक तर्कसंगत कीमत होती है जहां निवेशकों के अलग अलग लक्ष्य और समय क्षितिज होते हैं। अपने आप से पूछें, आज आपको गूगल स्टॉक के लिए कितना भुगतान करना चाहिए? उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन हैं। क्या आपके पास 30 साल का समय क्षितिज है? फिर भुगतान की जाने वाली स्मार्ट कीमत में अगले 30 वर्षों में गूगल के रियायती नकदी प्रवाह का एक शांत विश्लेषण शामिल है। क्या आप 10 साल के भीतर कैश आउट करना चाहते हैं? फिर भुगतान की जाने वाली कीमत का पता अगले दशक में तकनीकी उद्योग की क्षमता के विश्लेषण से लगाया जा सकता है, और क्या गूगल प्रबंधन अपनी दृष्टि पर अमल कर सकता है? क्या आप 1 साल के भीतर बेचना चाहते हैं? फिर गूगल के वर्तमान उत्पाद बिक्री चक्रों पर ध्यान दें, और क्या हमारे पास एक भालू बाजार होगा? क्या आप एक दिन के व्यापारी हैं? तब भुगतान करने की स्मार्ट कीमत कौन परवाह करता है, क्योंकि आप अभी और दोपहर के भोजन के बीच जो कुछ भी होता है, उसमें से कुछ रुपये निचोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे किसी भी कीमत पर पूरा किया जा सकता है।
जब निवेशकों के पास अलग अलग लक्ष्य और समय के क्षितिज होते हैं और वे हर परिसंपत्ति वर्ग में करते हैं कीमतें जो एक व्यक्ति के लिए हास्यास्पद लगती हैं, वे दूसरे के लिए समझ में आ सकती हैं, क्योंकि जिन कारकों पर निवेशक ध्यान देते हैं वे अलग अलग होते हैं। 1990 के दशक के .com बुलबुले को ही लें। लोग याहू 1999 में स्टॉक करें और कहें वह पागल था। 1 अरब गुना राजस्व मूल्यांकन का कोई मतलब नहीं था, लेकिन कई निवेशक जिनके पास याहू 1999 में स्टॉक का समय क्षितिज इतना कम था कि उनके लिए एक हास्यास्पद कीमत चुकाना समझ में आया। एक दिन का व्यापारी याहू, जब तक यह उस दिन सही दिशा में चला गया तब तक यह $5 प्रति शेयर या $500 प्रति शेयर पर था, और यह किया वर्षों तक। वित्त का एक लौह नियम यह है कि धन का पीछा उस अधिकतम सीमा तक करता है जो वह कर सकता है। यदि किसी परिसंपत्ति में गति है, यह समय की अवधि के लिए लगातार बढ़ रही है, यह अल्पकालिक व्यापारियों के एक समूह के लिए यह मानने के लिए पागल नहीं है कि यह आगे बढ़ता रहेगा। अनिश्चित काल तक नहीं, बस थोड़े समय के लिए उन्हें इसकी आवश्यकता है। मोमेंटम अल्पकालिक व्यापारियों को उचित तरीके से आकर्षित करता है, फिर यह दौड़ के लिए बंद है। बुलबुले तब बनते हैं जब अल्पकालिक रिटर्न की गति पर्याप्त धन को आकर्षित करती है कि निवेशकों का मेकअप ज्यादातर लंबी अवधि से ज्यादातर छोटी अवधि में बदल जाता है। वह प्रक्रिया अपने आप खिलाती है। जैसे जैसे व्यापारी अल्पकालिक रिटर्न बढ़ाते हैं, वे और भी अधिक व्यापारियों को आकर्षित करते हैं। लंबे समय से पहले, और इसमें अक्सर लंबा समय नहीं लगता है, सबसे अधिक अधिकार वाले प्रमुख बाजार मूल्य निर्धारक कम समय के क्षितिज वाले होते हैं। वैल्यूएशन बढ़ने के बारे में बुलबुले इतने ज्यादा नहीं है, यह किसी और चीज का सिर्फ एक लक्षण है। जैसे जैसे अधिक अल्पकालिक व्यापारी खेल के मैदान में प्रवेश करते हैं, समय सीमा सिकुड़ती जाती है। यह कहना आम है कि .com बुलबुला भविष्य के बारे में तर्कहीन आशावाद का समय था, लेकिन उस युग की सबसे आम सुर्खियों में से एक रिकॉर्ड ट्रेडिंग वॉल्यूम की घोषणा थी, जो तब होता है जब निवेशक एक ही दिन में खरीद और बिक्री कर रहे होते हैं। निवेशक खासकर जो कीमतें तय करते हैं, अगले 20 सालों के बारे में नहीं सोच रहे थे। 1999 में औसत म्यूचुअल फंड का सालाना कारोबार 120% था, जिसका अर्थ है कि वे अगले 8 महीनों के बारे में सोच रहे थे। तो क्या व्यक्तिगत निवेशक थे जिन्होंने उन म्यूचुअल फंडों को खरीदा था? मैगी महार ने अपनी पुस्तक बुल में लिखा है, 90 के दशक के मध्य तक प्रेस ने वार्षिक स्कोरकार्डों को उन रिपोर्टों से बदल दिया था जो हर 3 महीने में सामने आती थी। परिवर्तन ने निवेशकों को प्रदर्शन का पीछा करने के लिए प्रेरित किया, चार्ट के शीर्ष पर फंड खरीदने के लिए दौड़े जब वे सबसे महंगे थे। यह दिन के कारोबार, अल्पकालिक विकल्प अनुबंधों और अप टू मिनट मार्केट कमेंट्री का युग था। यह उस तरह की चीज नहीं है जिसे आप दीर्घकालिक विचारों से जोड़ते हैं। 2000 के दशक के मध्य में हाउसिंग बबल के दौरान भी यही हुआ था। अगले 10 वर्षों में अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए 2 बेडरूम वाले फ्लोरिडा ट्रैक होम के लिए $7 लाख का भुगतान करना उचित नहीं है। लेकिन यह सही समझ में आता है अगर आप कुछ महीनों में घर को तेजी से लाभ कमाने के लिए बढ़ती कीमतों के साथ बाजार में बदलने की योजना बनाते हैं। ठीक ऐसा ही कई लोग बबल के दौरान कर रहे थे। रियल एस्टेट लेनदेन पर नजर रखने वाली कंपनी एटम का डेटा अमेरिका में उन घरों की संख्या को दर्शाता है जो 12 महीने की अवधि में एक से अधिक बार बेचे गए, वे फ्लिप किए गए, बुलबुले के दौरान 5 गुना बढ़ गए। 2000 की पहली तिमाही में 20,000 से बढ़कर 2004 की पहली तिमाही में 100,000 से अधिक। बुलबुले के बाद फ्लिपिंग गिरकर 40,000 प्रति तिमाही से कम हो गई, जहां से यह मोटे तौर पर बनी हुई है। क्या आपको लगता है कि इन फ्लिपर्स ने लंबी अवधि के मूल्य से किराया अनुपात की परवाह की है, या क्या उनके द्वारा भुगतान की गई कीमतों को दीर्घकालिक आय वृद्धि द्वारा समर्थित किया गया था? बिल्कुल नहीं, वे नंबर उनके खेल के लिए प्रासंगिक नहीं थे। फ्लिपर्स के लिए केवल एक चीज मायने रखती थी कि घर की कीमत इस महीने की तुलना में अगले महीने अधिक होगी, और कई सालों तक यह था। आप इन निवेशकों के बारे में बहुत कुछ कह सकते हैं। आप उन्हें सट्टेबाज कह सकते हैं, आप उन्हें गैर जिम्मेदाराना कह सकते हैं, भारी जोखिम उठाने की उनकी इच्छा पर आप अपना सिर हिला सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप उन सभी को तर्कहीन कह सकते हैं। बुलबुलों का निर्माण इतना नहीं है कि लोग लंबी अवधि के निवेश में तर्कहीन रूप से भाग ले रहे हैं। वे उन लोगों के बारे में हैं जो कुछ हद तक तर्कसंगत रूप से अल्पकालिक व्यापार की ओर बढ़ रहे हैं, जो गति को पकड़ने के लिए खुद को खिला रहे थे। आप लोगों से क्या उम्मीद करते हैं जब गति एक बड़ी अल्पकालिक वापसी की संभावना पैदा करती है? धैर्यपूर्वक बैठो और देखो। कभी नहीं, ऐसा नहीं है कि दुनिया कैसे काम करती है। मुनाफे का हमेशा पीछा किया जाएगा, और अल्पकालिक व्यापारी ऐसे क्षेत्र में काम करते हैं जहां लंबी अवधि के निवेश को नियंत्रित करने वाले नियमों को विशेष रूप से मूल्यांकन के आसपास अनदेखा किया जाता है, क्योंकि वे खेले जाने वाले खेल के लिए अप्रासंगिक हैं। यहीं से चीजें दिलचस्प होती हैं और समस्याएं शुरू होती हैं। बुलबुले अपना नुकसान तब करते हैं जब एक गेम खेलने वाले लंबी अवधि के निवेशक दूसरे गेम खेलने वाले अल्पकालिक व्यापारियों से अपना संकेत लेना शुरू करते हैं। 1999 में सिस्को का स्टॉक 300% बढ़कर $60 प्रति शेयर हो गया। उस कीमत पर कंपनी का मूल्य $600 बिलियन था, जो कि पागल है। कुछ लोगों ने वास्तव में सोचा था कि यह इतना लायक था, दिन व्यापारी बस अपनी मस्ती कर रहे थे। अर्थशास्त्री बर्टन मल्कील ने एक बार कहा था कि उस मूल्यांकन पर सिस्को की निहित विकास दर का मतलब है कि यह 20 वर्षों के भीतर संपूर्ण अमेरिकी अर्थव्यवस्था से बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आप 1999 में एक लंबी अवधि के निवेशक थे, तो केवल $60 ही खरीदने के लिए उपलब्ध मूल्य था, और बहुत से लोग इसे उस कीमत पर खरीद रहे थे। तो आपने चारों ओर देखा होगा और अपने आप से कहा होगा, वाह, शायद ये अन्य निवेशक कुछ ऐसा जानते हैं जो मैं नहीं जानता। हो सकता है कि आप इसके साथ गए हों। आपने इसके बारे में स्मार्ट भी महसूस किया। आप जो नहीं जानते हैं वह यह है कि जो व्यापारी स्टॉक की सीमांत कीमत निर्धारित कर रहे थे, वे आपसे अलग खेल खेल रहे थे। $60 प्रति शेयर व्यापारियों के लिए एक उचित मूल्य था, क्योंकि उन्होंने दिन के अंत से पहले स्टॉक बेचने की योजना बनाई थी, जब इसकी कीमत शायद अधिक होगी।
लेकिन $60 आपके लिए एक आपदा थी, क्योंकि आपने लंबे समय तक शेयर रखने की योजना बनाई थी। ये दोनों निवेशक शायद ही कभी जानते हों कि एक दूसरे का अस्तित्व है, लेकिन वे एक ही मैदान पर हैं, एक दूसरे की ओर दौड़ रहे हैं। जब उनके रास्ते आंख बंद करके टकराते हैं तो किसी को चोट लग जाती है। कई वित्त और निवेश निर्णय यह देखने में निहित हैं कि दूसरे लोग क्या करते हैं और या तो उनकी नकल करते हैं या उनके खिलाफ दांव लगाते हैं। लेकिन जब आप नहीं जानते कि कोई व्यक्ति उनके जैसा व्यवहार क्यों करता है, तो आप यह नहीं जान पाएंगे कि वे कितने समय तक इस तरह से कार्य करना जारी रखेंगे, उनके मन में क्या बदलाव आएगा, या क्या वे कभी अपना सबक सीखेंगे। जब CNBC पर एक कमेंटेटर कहता है, आपको यह स्टॉक खरीदना चाहिए, ध्यान रखें कि वे नहीं जानते कि आप कौन हैं। क्या आप एक किशोर मनोरंजन के लिए व्यापार कर रहे हैं? सीमित बजट पर एक बुजुर्ग विधवा। एक हेज फंड मैनेजर तिमाही समाप्त होने से पहले आपकी पुस्तकों को किनारे करने की कोशिश कर रहा है। क्या हमें यह सोचना चाहिए कि उन 3 लोगों की प्राथमिकताएं समान हैं, और यह कि कोई विशेष स्टॉक जिस भी स्तर पर कारोबार कर रहा है वह उन तीनों के लिए सही है? यह पागलपन है। यह समझना मुश्किल है कि अन्य निवेशकों के लक्ष्य हमारे मुकाबले अलग हैं, क्योंकि मनोविज्ञान के एक एंकर को यह एहसास नहीं हो रहा है कि तर्कसंगत लोग दुनिया को आपके अपने से अलग लेंस के माध्यम से देख सकते हैं। बढ़ती कीमतें सभी निवेशकों को इस तरह से राजी करती हैं कि सर्वश्रेष्ठ विपणक ईर्ष्या करते हैं। वे एक ऐसी दवा हैं जो मूल्य सचेत निवेशकों को एक अलग खेल खेलने वाले किसी व्यक्ति के कार्यों से अपनी वास्तविकता से अलग, उसकी आंखों वाले आशावादी में बदल सकते हैं। अलग अलग गेम खेलने वाले लोगों के बहकावे में आने से आपको लगता है कि आपको अपना पैसा खर्च करने का तरीका भी खराब हो सकता है। इतना अधिक उपभोक्ता खर्च, विशेष रूप से विकसित देशों में, सामाजिक रूप से संचालित होता है, उन लोगों से सूक्ष्म रूप से प्रभावित होता है जिनकी आप प्रशंसा करते हैं, और क्या क्योंकि आप सूक्ष्म रूप से चाहते हैं कि लोग आपकी प्रशंसा करें। लेकिन जब हम देख सकते हैं कि अन्य लोग कारों, घरों, कपड़ों और छुट्टियों पर कितना पैसा खर्च करते हैं, तो हमें उनके लक्ष्य, चिंताएं और आकांक्षाएं देखने को नहीं मिलती हैं। एक प्रतिष्ठित कानूनी फर्म में भागीदार बनने का लक्ष्य रखने वाले एक युवा वकील को एक उपस्थिति बनाए रखने की आवश्यकता हो सकती है कि मुझे, एक लेखक जो स्वेटपैंट में काम कर सकता है, उसे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब उसकी खरीदारी ने मेरी खुद की उम्मीदें निर्धारित की, तो मैं संभावित निराशा के रास्ते से भटक रहा हूं, क्योंकि मैं उसे मिलने वाले करियर को बढ़ावा दिए बिना पैसा खर्च कर रहा हूं। हमारे पास अलग अलग शैलियां भी नहीं हो सकती हैं। हम बस एक अलग खेल खेल रहे हैं। मुझे यह पता लगाने में सालों लग गए। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ चीजें पैसे से ज्यादा मायने रखती हैं, जो आपके अपने समय के क्षितिज को समझने से ज्यादा मायने रखती हैं, और आपके द्वारा अलग अलग गेम खेलने वाले लोगों के कार्यों और व्यवहारों से राजी नहीं होती हैं। मुख्य बात जो मैं सुझा सकता हूँ वह यह है कि आप कौन सा खेल खेल रहे हैं, इसकी पहचान करने के लिए आपके रास्ते से बाहर जा रहे हैं। यह आश्चर्य की बात है कि हम में से कितने लोग करते हैं। हम सभी को पैसा निवेश करने वाले निवेशक कहते हैं, जैसे कि वे बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं, सभी समान नियमों के साथ एक ही खेल खेल रहे हैं। जब आप महसूस करते हैं कि यह धारणा कितनी गलत है, तो आप देखते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण है कि आप कौन सा खेल खेल रहे हैं। मैं अपने पैसे का निवेश कैसे करता हूं, इसका विस्तृत विवरण अध्याय 20 में दिया गया है, लेकिन वर्षों पहले मैंने लिखा था, मैं एक निष्क्रिय निवेशक हूं जो वास्तविक आर्थिक विकास उत्पन्न करने की दुनिया की क्षमता में आशावादी है, और मुझे विश्वास है कि अगले 30 वर्षों में यह वृद्धि अर्जित होगी मेरे निवेश। उद्धरण चिन्ह। यह अजीब लग सकता है, लेकिन एक बार जब आप उस मिशन स्टेटमेंट को लिख लेते हैं, तो आपको हर उस चीज का एहसास होता है जो इससे असंबंधित है। इस साल बाजार ने क्या किया, या क्या हमारे पास अगले साल मंदी होगी, एक ऐसे खेल का हिस्सा है जिसे मैं नहीं खेल रहा हूँ। इसलिए मैं इस पर ध्यान नहीं देता, और मुझे इसके द्वारा राजी किए जाने का कोई खतरा नहीं है। अगला, चलो निराशावाद के बारे में बात करते हैं। अध्याय 17। निराशावाद का प्रलोभन। जिन कारणों से मैं कभी नहीं समझ पाया, लोग यह सुनना पसंद करते हैं कि दुनिया नरक में जा रही है। इतिहासकार डेड्रे मैकक्लोस्की। अधिकांश लोगों के लिए आशावाद सबसे अच्छा दांव है, क्योंकि दुनिया ज्यादातर लोगों के लिए ज्यादातर समय बेहतर होती है। लेकिन निराशावाद हमारे दिलों में एक खास जगह रखता है। निराशावाद आशावाद से अधिक सामान्य नहीं है। यह अधिक स्मार्ट भी लगता है। यह बौद्धिक रूप से लुभावना है, और इसने आशावाद की तुलना में अधिक ध्यान दिया है, जिसे अक्सर जोखिम से बेखबर के रूप में देखा जाता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमें परिभाषित करना चाहिए कि आशावाद क्या है। वास्तविक आशावादी यह नहीं मानते कि सब कुछ बढ़िया होगा। वह है प्रसन्नता। आशावाद एक विश्वास है कि अच्छे परिणाम की संभावनाएं समय के साथ आपके पक्ष में हैं, भले ही रास्ते में असफलताएं हों। साधारण विचार यह है कि ज्यादातर लोग सुबह उठते हैं और चीजों को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, और परेशानी पैदा करने के लिए जागने की तुलना में अधिक उत्पादक होते हैं। आशावाद की नींव है। यह जटिल नहीं है, इसकी भी गांठी नहीं है। यह ज्यादातर लोगों के लिए सबसे उचित शर्त है, ज्यादातर समय। दिवंगत सांख्यिकीविद हैंस रोसलिन ने इसे अलग तरह से कहा, मैं आशावादी नहीं हूँ, मैं एक बहुत ही गंभीर संभावनावादी हूँ। अब हम आशावाद के अधिक सम्मोहक भाई बहन पर चर्चा कर सकते हैं। निराशावाद। 29 दिसंबर 2008। आधुनिक इतिहास में अर्थव्यवस्था के लिए सबसे खराब साल अब बंद होने वाला है। दुनिया भर के शेयर बाजार ढह गए थे। वैश्विक वित्तीय प्रणाली दिन प्रतिदिन जीवन समर्थन पर थी। बेरोजगारी बढ़ रही थी। जैसा कि ऐसा लग रहा था कि वे बदतर नहीं हो सकते, द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक कहानी प्रकाशित की जिसमें तर्क दिया गया कि हमने अभी तक कुछ भी नहीं देखा है। इसने इगोर पानारिन नाम के एक रूसी प्रोफेसर के दृष्टिकोण पर एक फ्रंट पेज लेख चलाया, जिसके आर्थिक विचार विज्ञान कथा लेखकों के स्वभाव को प्रतिद्वंद्वी करते हैं। जर्नल ने लिखा, जून 2010 के अंत के आसपास या जुलाई की शुरुआत में, पेनारिन कहते हैं, अमेरिका 6 टुकड़ों में टूट जाएगा, अलास्का रूसी नियंत्रण में वापस आ जाएगा, चीन का हिस्सा हो या चीनी प्रभाव में।
टेक्सास द टेक्सास रिपब्लिक का केंद्र होगा, जो राज्यों का एक समूह होगा जो मेक्सिको जाएगा या मेक्सिकन प्रभाव में आएगा। वाशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क एक अटलांटिक अमेरिका का हिस्सा होंगे जो यूरोपीय संघ में शामिल हो सकते हैं। कनाडा उत्तरी राज्यों के एक समूह को पकड़ लेगा, जिसे प्रो पानारिन कहते हैं, द सेंट्रल नॉर्थ अमेरिकन रिपब्लिक। उनका सुझाव है कि हवाई जापान या चीन का संरक्षक होगा और अलास्का रूस में शामिल हो जाएगा। यह बैकरूम ब्लॉग या टिनफॉइल हेड न्यूज़लेटर की रैली नहीं थी। यह दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित वित्तीय समाचार पत्र के पहले पन्ने पर था। अर्थव्यवस्था के बारे में निराशावादी होना ठीक है, सर्वनाश होना भी ठीक है। इतिहास उन देशों के उदाहरणों से भरा है जो न केवल मंदी का अनुभव कर रहे हैं, बल्कि विघटन भी कर रहे हैं। पेनारिन प्रकार की कहानियों के बारे में दिलचस्प बात यह है कि उनके ध्रुवीय विपरीत अपमानजनक आशावाद के पूर्वानुमान को शायद ही कभी कयामत के भविष्यवक्ताओं के रूप में गंभीरता से लिया जाता है। 1940 के दशक के अंत में जापान को ही लें। द्वितीय विश्व युद्ध से आर्थिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक, सामाजिक रूप से हर तरह से हार ने राष्ट्र को तबाह कर दिया था। 1946 में एक भीषण सर्दी के कारण अकाल पड़ा जिसने भोजन को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 800 कैलोरी से कम तक सीमित कर दिया। कल्पना कीजिए कि अगर इस समय के दौरान एक जापानी अकादमिक ने एक समाचार पत्र लेख लिखा था जिसमें कहा गया था, चिन अप सब लोग, हमारे जीवन काल में हमारी अर्थव्यवस्था उस आकार के लगभग 15 गुना तक बढ़ जाएगी जो युद्ध की समाप्ति से पहले थी। हमारी जीवन प्रत्याशा लगभग दोगुनी हो जाएगी। हमारा शेयर बाजार ऐसे रिटर्न देगा जैसे इतिहास में किसी देश ने शायद ही कभी देखा हो। हम बेरोजगारी को शीर्ष 6% देखे बिना 40 साल से अधिक समय तक चले जाएंगे। हम इलेक्ट्रॉनिक नवाचार और कॉर्पोरेट प्रबंधकीय प्रणालियों में एक विश्व नेता बन जाएंगे। जल्द ही हम इतने अमीर हो जाएंगे कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका में कुछ सबसे बेशकीमती अचल संपत्ति के मालिक होंगे। वैसे अमेरिकी हमारे सबसे करीबी सहयोगी होंगे और हमारी आर्थिक अंतर्दृष्टि की नकल करने की कोशिश करेंगे। वे संक्षेप में कमरे से बाहर हंसे होंगे और चिकित्सा मूल्यांकन की मांग करने के लिए कहा होगा। ऊपर दिए गए विवरण को ध्यान में रखें कि युद्ध के बाद की पीढ़ी में जापान में वास्तव में क्या हुआ था। लेकिन पेनारिन के विपरीत दर्पण एक तरह से बेतुका लगता है, जो कयामत की भविष्यवाणी नहीं करता है। निराशावाद आशावाद की तुलना में अधिक स्मार्ट और अधिक प्रशंसनीय लगता है। किसी को बताएं कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा और वे या तो आपको चकमा दे सकते हैं या संदेहपूर्ण नजर डाल सकते हैं। किसी को बताएं कि वे खतरे में हैं और आपके पास उनका अविभाजित ध्यान है। यदि कोई चतुर व्यक्ति मुझसे कहता है कि उसके पास स्टॉक पिक है जो अगले वर्ष 10 गुना बढ़ने वाली है, तो मैं तुरंत उन्हें बकवास के रूप में लिखूंगा। अगर कोई व्यक्ति जो बकवास से भरा है मुझसे कहता है कि मेरे पास जो स्टॉक है वह गिरने वाला है क्योंकि यह एक लेखा धोखाधड़ी है, तो मैं अपना कैलेंडर साफ कर दूंगा और उनके हर शब्द को सुनूंगा। कहो हमारे पास एक बड़ी मंदी होगी और समाचार पत्र आपको बुलाएंगे। मान लीजिए कि हम औसत वृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं और किसी को विशेष रूप से परवाह नहीं है। मान लें कि हम अगले महामंदी के करीब हैं और आप टीवी पर आ जाएंगे। लेकिन उल्लेख करें कि अच्छा समय आने वाला है, या बाजारों में चलने के लिए जगह है, या कि एक कंपनी में बहुत अधिक संभावनाएं हैं, और टिप्पणीकारों और दर्शकों की समान प्रतिक्रिया यह है कि आप या तो एक विक्रेता हैं या जोखिम से अलग हैं। निवेश न्यूज़लेटर उद्योग इसे वर्षों से जानता है और अब एक ऐसे माहौल में काम करने के बावजूद कयामत के भविष्यवक्ताओं से आबाद है जहां पिछली शताब्दी में शेयर बाजार 17,000 गुना बढ़ गया है, लाभांश सहित। यह वित्त से परे सच है। मैट रिडले ने अपनी पुस्तक द रैशनल ऑप्टिमिस्ट में लिखा है, निराशावाद का एक निरंतर ढोल आमतौर पर किसी भी विजयी गीत को डुबो देता है। यदि आप कहते हैं कि दुनिया बेहतर हो रही है तो आप भोला और असंवेदनशील कहलाने से दूर हो सकते हैं। यदि आप कहते हैं कि दुनिया बेहतर होती जा रही है तो आपको शर्मनाक रूप से पागल माना जाता है। दूसरी ओर, यदि आप कहते हैं कि आपदा निकट है तो आप मैकार्थर जीनियस पुरस्कार या यहाँ तक नोबेल शांति पुरस्कार की अपेक्षा कर सकते हैं। मेरे अपने वयस्क जीवन काल में निराशावाद के फैशनेबल कारण बदल गए, लेकिन निराशावाद स्थिर था। हांस रोसलिन ने अपनी पुस्तक फैक्टफुलनेस में लिखा है, मेरे द्वारा पूछे गए प्रत्येक समूह को लगता है कि दुनिया अधिक भयावह, अधिक हिंसक और अधिक निराशाजनक है। संक्षेप में, अधिक नाटकीय यह वास्तव में है। जब आप महसूस करते हैं कि आर्थिक विकास से लेकर चिकित्सा सफलताओं से लेकर शेयर बाजार में सामाजिक समानता तक हर चीज में मनुष्य जीवन भर कितनी प्रगति कर सकता है, तो आप सोचेंगे कि निराशावाद की तुलना में आशावाद अधिक ध्यान आकर्षित करेगा। और अभी तक निराशावाद का बौद्धिक आकर्षण सदियों से जाना जाता है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने 1840 के दशक में लिखा था, मैंने देखा है कि वह व्यक्ति नहीं जो दूसरों के निराश होने पर आशा करता है, बल्कि वह व्यक्ति जो दूसरों की आशा से निराश होता है, एक बड़े वर्ग के लोगों द्वारा एक ऋषि के रूप में प्रशंसा की जाती है। सवाल है, क्यों? और यह कैसे प्रभावित करता है कि हम पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं? आइए इस आधार को दोहराएं कि कोई भी पागल नहीं है। पैसे के साथ व्यवहार करते समय निराशावाद मोहक होने के वैध कारण है। यह सिर्फ यह जानने में मदद करता है कि वे क्या हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम उन्हें बहुत दूर न ले जाएं। इसका एक हिस्सा सहज और अपरिहार्य है। कन्नमन का कहना है कि नुकसान के प्रति असीमित घृणा एक विकासवादी ढाल है। वह लिखता है, जब सीधे तुलना की जाती है या एक दूसरे के खिलाफ भारित किया जाता है, तो नुकसान लाभ से बड़ा होता है। सकारात्मक और नकारात्मक अपेक्षाओं या अनुभवों की शक्ति के बीच इस विषमता का एक विकासवादी इतिहास है। जो जीव खतरों को अवसरों से ज्यादा जरूरी मानते हैं, उनके पास जीवित रहने और प्रजनन करने का बेहतर मौका होता है। लेकिन कुछ अन्य चीजें वित्तीय निराशावाद को आशावाद की तुलना में आसान, सामान्य और अधिक प्रेरक बनाती हैं। एक यह है कि पैसा सर्वव्यापी है, इसलिए कुछ बुरा होने की प्रवृत्ति सभी को प्रभावित करती है और सभी का ध्यान आकर्षित करती है। यह सच नहीं है, कहते हैं मौसम। फ्लोरिडा पर आने वाला एक तूफान 92% अमेरिकियों के लिए कोई सीधा जोखिम नहीं रखता है। लेकिन अर्थव्यवस्था पर मंदी का असर आपके सहित हर एक व्यक्ति पर पड़ सकता है, इसलिए ध्यान दें।
यह शेयर बाजार के रूप में विशिष्ट कुछ के लिए जाता है। सभी अमेरिकी परिवारों में से आधे से अधिक के पास सीधे स्टॉक हैं। यहाँ तक जो नहीं करते हैं उनमें से भी स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव को मीडिया में इतनी भारी बढ़ावा दिया जाता है कि डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज स्टॉक कम घर का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला आर्थिक बैरोमीटर हो सकता है। शाम की खबरों में 1% की तेजी वाले शेयरों का संक्षेप में उल्लेख किया जा सकता है, लेकिन आमतौर पर रक्त लाल रंग में लिखे गए बोल्ड ऑल कैप्स अक्षरों में 1% की गिरावट की सूचना दी जाएगी। विषमता से बचना कठिन है, और जबकि कुछ सवाल यह समझाने की कोशिश करते हैं कि बाजार क्यों ऊपर चला गया, क्या इसे ऊपर नहीं जाना चाहिए, लगभग हमेशा यह समझाने का प्रयास किया जाता है कि यह नीचे क्यों गया। क्या निवेशक आर्थिक विकास को लेकर चिंतित हैं? क्या फेड ने चीजों को फिर से खराब कर दिया? क्या राजनेता गलत निर्णय ले रहे हैं? क्या कोई और जूता गिराना है? गिरावट क्यों हुई, इसके बारे में वर्णन करने से उनके बारे में बात करना, चिंता करना और आगे क्या होगा इसके बारे में एक कहानी तैयार करना आसान हो जाता है, आमतौर पर उसी के बारे में अधिक। यहाँ तक अगर आपके पास स्टॉक नहीं है तो भी इस तरह की चीजें आपका ध्यान खींचेंगी। 1929 की महान दुर्घटना की पूर्व संध्या पर केवल 2.5% अमेरिकियों के पास स्टॉक था, जिसने महामंदी को जन्म दिया। लेकिन अधिकांश अमेरिकियों ने अगर दुनिया नहीं तो आश्चर्य में देखा क्योंकि बाजार गिर गया, यह सोचकर कि यह उनके अपने भाग्य के बारे में क्या संकेत देता है। यह सच था कि आप वकील थे या किसान या कार मैकेनिक। इतिहासकार एरिक रॉचवे लिखते हैं, मूल्य में इस गिरावट ने केवल कुछ अमेरिकियों को तुरंत प्रभावित किया, लेकिन दूसरों ने बाजार को इतनी बारीकी से देखा था और इसे अपने भाग्य के सूचकांक के रूप में माना था कि उन्होंने अचानक अपनी अधिकांश आर्थिक गतिविधियों को रोक दिया था। जैसा कि अर्थशास्त्री जोसेफ शुम्पीटर ने बाद में लिखा, लोगों को लगा कि उनके पैरों के नीचे की जमीन रास्ता दे रही है। 2 विषय हैं जो आपके जीवन को प्रभावित करेंगे चाहे आप उनमें रुचि रखते हो या नहीं, पैसा और स्वास्थ्य। जबकि स्वास्थ्य के मुद्दे व्यक्तिगत होते हैं, पैसे के मुद्दे अधिक व्यवस्थित होते हैं। एक कनेक्टेड सिस्टम में जहां एक व्यक्ति के फैसले हर किसी को प्रभावित कर सकते हैं, यह समझ में आता है कि वित्तीय जोखिम क्यों सुर्खियों में आते हैं और कुछ अन्य विषयों पर ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। एक और यह है कि निराशावादी अक्सर बाजार के अनुकूल होने के हिसाब के बिना वर्तमान रुझानों को एक्सट्रपलेशन करते हैं। 2008 में पर्यावरणविद लेस्टर ब्राउन ने लिखा, 2030 तक चीन को एक दिन में 98 मिलियन बैरल तेल की आवश्यकता होगी। दुनिया वर्तमान में एक दिन में 85 मिलियन बैरल का उत्पादन कर रही है और इससे अधिक उत्पादन कभी नहीं हो सकता है। वहां दुनिया के तेल भंडार जाते हैं। वह सही है, उस परिदृश्य में दुनिया में तेल खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाजार कैसे काम करता है। अर्थशास्त्र में एक लोहे का कानून है, बेहद अच्छी और बेहद बुरी परिस्थितियां शायद ही कभी लंबे समय तक रहती हैं क्योंकि आपूर्ति और मांग कठिन से पूर्वानुमान के तरीकों से अनुकूल होती है। गौर कीजिए कि ब्राउन की भविष्यवाणी के तुरंत बाद तेल का क्या हुआ। तेल की कीमतें 2008 में बढ़ती वैश्विक मांग के रूप में बढ़ी, इसका अधिकांश हिस्सा चीन से संभावित उत्पादन तक बढ़ गया। एक बैरल तेल 2001 में $20 और 2008 तक $138 में बिका। नई कीमत का मतलब था ड्रिलिंग तेल जमीन से सोना खींचने जैसा था। तेल उत्पादकों के लिए प्रोत्साहन नाटकीय रूप से बदल गया। हार्ड टू टैप तेल की आपूर्ति जो $20 प्रति बैरल पर लड़ाई के लायक नहीं थी, ड्रिलिंग की लागत उस कीमत को ऑफसेट नहीं करती थी जिसे आप इसे बेच सकते थे, अब जीवन भर का बोनस बन गया है कि आप $138 के लिए बैरल बेच सकते हैं। इसने नई फ्रैकिंग और क्षैतिज ड्रिलिंग प्रौद्योगिकियों की वृद्धि को जन्म दिया। पृथ्वी के पास पूरे मानव इतिहास के लिए लगभग समान मात्रा में तेल भंडार है, और हम जानते हैं कि कुछ समय के लिए तेल के बड़े भंडार कहाँ हैं। हमारे पास कौन सी तकनीक है जो हमें आर्थिक रूप से सामान को जमीन से बाहर निकालने देती है। तेल इतिहासकार डैनियल येर्गिन लिखते हैं, संयुक्त राज्य में तेल भंडार का 86% खोज के समय के अनुमानों का परिणाम नहीं है, बल्कि उन संशोधनों का है जो हमारी तकनीक में सुधार होने पर आते हैं। 2008 में फ्रैकिंग शुरू होने के बाद भी ऐसा ही हुआ था। अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका में 2008 में तेल उत्पादन लगभग 5 मिलियन बैरल प्रति दिन से बढ़कर 2019 तक 13 मिलियन हो गया। विश्व तेल उत्पादन अब प्रति दिन 100 मिलियन बैरल से अधिक है, लगभग 20% अधिक। ब्राउन ने जो माना वह उच्च चिन्ह था। एक निराशावादी के लिए 2008 में तेल के रुझान का विस्तार करना निश्चित रूप से चीजें खराब दिखी। एक यथार्थवादी के लिए जो यह समझता था कि आवश्यकता सभी आविष्कारों की जननी है, यह बहुत कम डरावना था। यह मानते हुए कि कुछ बदसूरत रहेगा एक आसान पूर्वानुमान है, और यह प्रेरक है क्योंकि इसके लिए दुनिया को बदलने की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन समस्याएं ठीक हो जाती हैं और लोग अनुकूल हो जाते हैं। धमकी समान परिमाण में समाधान को प्रोत्साहित करती है। यह आर्थिक इतिहास का एक सामान्य कथानक है जिसे निराशावादियों द्वारा बहुत आसानी से भुला दिया जाता है, जो सीधी रेखाओं में भविष्यवाणी करते हैं। 1/3 यह है कि प्रगति बहुत धीमी गति से होती है, लेकिन असफलताओं को अनदेखा करना बहुत जल्दी होता है। रातों रात बहुत सारी त्रासदी हैं, रातों रात चमत्कार बहुत कम होते हैं। 5 जनवरी 1889 को डेट्रॉइट फ्री प्रेस ने लंबे समय से रखे गए सपने के खिलाफ धक्का दिया कि मनुष्य एक दिन पक्षी की तरह उड़ सकता है। हवाई जहाज, कागज ने लिखा, असंभव प्रतीत होता है। आवश्यक ईंधन और इंजीनियर के साथ एक उड़ने वाली मशीन का सबसे छोटा संभव वजन 300 या 400 पाउंड से कम नहीं हो सकता है। उड़ान भरने के लिए प्रकृति इस सीमा तक पहुंच गई है और अपने पूरे प्रयास से इसे पार करने में विफल रही है। 6 महीने बाद ऑरवेल राइट ने अपने भाई विल्बर टिंकर को अपने पिछवाड़े के शेड में एक प्रिंटिंग प्रेस बनाने में मदद करने के लिए हाई स्कूल से बाहर कर दिया। यह भाइयों का पहला संयुक्त आविष्कार था। यह उनका अंतिम नहीं होगा। अगर आपको 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों की सूची बनानी हो तो हवाई जहाज नंबर 1 नहीं तो कम से कम टॉप 5 तो होगा ही। हवाई जहाज ने सब कुछ बदल दिया। इसने विश्व युद्ध शुरू किए, इसने विश्व युद्धों को समाप्त किया।
यह दुनिया को जोड़ता है, शहरों और ग्रामीण समुदायों के बीच की खाई को पाटता है, महासागर और देश। लेकिन राइट ब्रदर्स की पहला विमान बनाने की खोज की कहानी में एक आकर्षक मोड़ है। उड़ान पर विजय प्राप्त करने के बाद किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी को परवाह नहीं लग रही थी। अमेरिकी इतिहास पर अपनी 1952 की पुस्तक में फ्रेडरिक लुई सेलर ने लिखा, राइट्स क्या कर रहे थे, जनता को यह समझने से पहले कई साल बीत गए। लोग इतने आश्वस्त थे कि उड़ना असंभव था कि 1905 में डेटन, ओहियो के बारे में उन्हें उड़ते हुए देखने वालों में से अधिकांश ने फैसला किया कि उन्होंने जो देखा वह बिना किसी महत्व के कुछ चाल होना चाहिए, कुछ हद तक जैसा कि आज ज्यादातर लोग टेलीपैथी के प्रदर्शन को मानते हैं, कहते हैं। मई 1908 तक राइट की पहली उड़ान के लगभग 4.5 साल बाद अनुभवी पत्रकारों को यह देखने के लिए भेजा गया था कि वे क्या कर रहे हैं। अनुभवी संपादकों ने इन पत्रकारों के उत्साहित प्रेषणों को पूरा भरोसा दिया और दुनिया आखिरकार जाग गई। इस तथ्य तक कि मानव उड़ान सफलतापूर्वक पूरी हो गई थी। लोगों द्वारा विमान के आश्चर्य को पकड़ने के बाद भी उन्होंने इसे वर्षों तक कम करके आंका। पहले इसे मुख्य रूप से एक सैन्य हथियार के रूप में देखा जाता था, फिर एक अमीर का खिलौना, तब शायद कुछ लोगों को ले जाया करते थे। वाशिंगटन पोस्ट ने 1909 में लिखा था, वाणिज्यिक हवाई मालवाहक जैसी कोई चीज कभी नहीं होगी। फ्रेट अपने धीमे वजन को रोगी पृथ्वी पर खींचना जारी रखेगी। पहले मालवाहक विमान ने 5 महीने बाद उड़ान भरी। अब उस धीमी, वर्षों लंबी जागृति की तुलना हवाई जहाज के बारे में आशावादी बनने से करें कि लोग कॉर्पोरेट दिवालियापन की तरह निराशावाद के ड्राइवरों पर कितनी जल्दी ध्यान देते हैं। या एक बड़ा युद्ध, या एक विमान दुर्घटना। राइट के विमान का पहला उल्लेख 1908 में आया था, जब एक प्रदर्शन उड़ान के दौरान थॉमस सेल्फ्रिज नाम के एक आर्मी लेफ्टिनेंट की मौत हो गई थी। विकास चक्रवृद्धि द्वारा संचालित होता है, जिसमें हमेशा समय लगता है। विनाश विफलता के एकल बिंदुओं से प्रेरित होता है, जो सेकंड में हो सकता है, और आत्मविश्वास की हानि, जो एक पल में हो सकती है। निराशावाद के इर्द गिर्द एक कथा बनाना आसान है, क्योंकि कहानी के टुकड़े ताज़ा और अधिक हाल के होते हैं। आशावादी आख्यानों को इतिहास और विकास के एक लंबे खंड को देखने की आवश्यकता होती है, जिसे लोग भूल जाते हैं और एक साथ रखने के लिए अधिक प्रयास करते हैं। चिकित्सा की प्रगति पर विचार करें। पिछले साल को देखते हुए आपका कुछ अच्छा नहीं होगा। कोई भी एक दशक ज्यादा बेहतर नहीं करेगा, लेकिन पिछले 50 वर्षों को देखें तो कुछ असाधारण दिखाई देगा। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के अनुसार हृदय रोग से प्रति व्यक्ति आयु समायोजित मृत्यु दर में 1965 के बाद से 70% से अधिक की गिरावट आई है। हृदय रोग से होने वाली मृत्यु में 70% की गिरावट लगभग आधे मिलियन को बचाने के लिए पर्याप्त है। अमेरिकी प्रति वर्ष रहता है। चित्र अटलांटा की जनसंख्या हर साल बचाई गई, लेकिन चूंकि यह प्रगति इतनी धीमी गति से हुई है, यह आतंकवाद, विमान दुर्घटना या प्राकृतिक आपदाओं जैसे त्वरित, अचानक नुकसान की तुलना में कम ध्यान आकर्षित करती है। हमारे पास सप्ताह में 5 बार कैटरीना तूफान हो सकता है। कल्पना कीजिए कि कितना ध्यान मिलेगा, और यह पिछले 50 वर्षों में हृदय रोग में गिरावट से बचाए गए वार्षिक जीवन की संख्या को ऑफसेट नहीं करेगा। यही बात व्यवसाय पर भी लागू होती है, जहां यह महसूस करने में वर्षों लग जाते हैं कि कोई उत्पाद या कंपनी कितनी महत्वपूर्ण है, लेकिन विफलताएं रातों रात हो सकती हैं। और शेयर बाजारों में, जहां 6 महीने में होने वाली 40% गिरावट कांग्रेस की जांच को आकर्षित करेगी, लेकिन 140% लाभ जो 6 वर्षों में होता है, वस्तुतः किसी का ध्यान नहीं जा सकता है। और करियर में, जहां प्रतिष्ठा बनाने में जीवन भर और नष्ट होने में एक ईमेल लगता है। निराशावाद का छोटा दंश प्रबल होता है, जबकि आशावाद का शक्तिशाली खिंचाव किसी का ध्यान नहीं जाता है। यह इस पुस्तक में पहले बताए गए एक महत्वपूर्ण बिंदु को रेखांकित करता है। निवेश में आपको सफलता की कीमत की पहचान करनी चाहिए, विकास की लंबी पृष्ठभूमि के बीच अस्थिरता और हानि, और इसे भुगतान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। 2004 में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का साक्षात्कार लिया, जिनकी लाइलाज मोटर न्यूरॉन बीमारी ने उन्हें लकवा मार दिया और 21 साल की उम्र में बात करने में असमर्थ हो गए। हॉकिंग ने अपने कंप्यूटर के माध्यम से साक्षात्कारकर्ता को बताया कि वह लोगों को रखने के लिए किताबें बेचने के लिए कितने उत्साहित हैं। क्या आप हमेशा इतने खुशमिजाज रहते हैं? टाइम्स ने पूछा। जब मैं 21 साल का था, तब से मेरी उम्मीदें शून्य हो गई थी। तब से सब कुछ एक बोनस रहा है, उन्होंने जवाब दिया। चीजों के महान होने की अपेक्षा करने का अर्थ है सबसे अच्छी स्थिति जो सपाट महसूस होती है। निराशावाद उम्मीदों को कम करता है, संभावित परिणामों और उन परिणामों के बीच की खाई को कम करता है जिनके बारे में आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं। शायद इसलिए यह इतना मोहक है। चीजों के खराब होने की अपेक्षा करना सुखद आश्चर्य करने का सबसे अच्छा तरीका है जब वे नहीं होते हैं। जो विडंबना यह है कि आशावादी होने के लिए कुछ है। अब कहानियों के बारे में एक छोटी सी कहानी। अध्याय 18। जब आप कुछ भी विश्वास करेंगे। कल्पना कीजिए कि एक एलियन को पृथ्वी पर भेजा गया है। उसका काम हमारी अर्थव्यवस्था पर नजर रखना है। वह न्यूयॉर्क शहर के ऊपर चक्कर लगाता है, अर्थव्यवस्था को आकार देने की कोशिश कर रहा है, और 2007 और 2009 के बीच यह कैसे बदल गया। 2007 के नव वर्ष की पूर्व संध्या पर वह टाइम्स स्क्वायर के ऊपर मंडराता है। वह चमकदार रोशनी, राक्षसी होर्डिंग, आतिशबाजी और टीवी कैमरों से घिरे हजारों खुश पार्टी में जाता है। वह 2009 में नए साल की पूर्व संध्या पर टाइम्स स्क्वायर में वापस आता है। वह उज्ज्वल रोशनी, राक्षसी होर्डिंग, आतिशबाजी और टीवी कैमरों से घिरे हजारों खुश पार्टी के लोगों को देखता है। यह उसी के बारे में दिखता है। वह ज्यादा अंतर नहीं देख सकता। वह लगभग उतनी ही संख्या में न्यूयॉर्कर्स को शहर के चारों ओर घूमते हुए देखता है। वे लोग समान संख्या में कार्यालय भवनों से घिरे हुए हैं, जिनमें समान संख्या में कंप्यूटर के साथ समान संख्या में डेस्क हैं, जो समान संख्या में इंटरनेट कनेक्शन से जुड़े हैं। शहर के बाहर वह समान संख्या में ट्रकों और समान संख्या में ट्रकों को ढोते हुए समान राजमार्गों से जुड़े हुए कारखानों और गोदामों को देखता है। वह जमीन के थोड़ा करीब आता है और देखता है कि वही विश्वविद्यालय समान विषयों को पढ़ाते हैं और समान संख्या में लोगों को समान डिग्रियां सौंपते हैं।
वह समान अभूतपूर्व विचारों की रक्षा करने वाले समान पेटेंटों को देखता है। उन्होंने देखा कि प्रौद्योगिकी में सुधार हुआ है। 2009 में सभी के पास ऐसे स्मार्टफोन हैं जो 2007 में मौजूद नहीं थे। कंप्यूटर अब तेज हो गए हैं। दवा बेहतर है। कारों को बेहतर गैस माइलेज मिलता है। सौर और फ्रैकिंग तकनीक उन्नत हो गई है। सोशल मीडिया तेजी से बढ़ा है। जब वह देश भर में उड़ता है तो वह वही देखता है। दुनिया भर में वही अधिक। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि 2009 में अर्थव्यवस्था लगभग उसी आकार में है, शायद इससे भी बेहतर, जैसा कि 2007 में था। फिर वह संख्याओं को देखता है। वह हैरान है कि अमेरिकी परिवार 2009 में 2007 की तुलना में $16 ट्रिलियन अधिक गरीब हैं। वह स्तब्ध है कि 10 मिलियन अधिक अमेरिकी बेरोजगार हैं। वह अविश्वास में है जब उसे पता चलता है कि शेयर बाजार की कीमत 2 साल पहले की तुलना में आधी है। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि लोगों की उनकी आर्थिक क्षमता का पूर्वानुमान गिर गया है। मुझे यह नहीं मिला, वे कहते हैं। मैंने शहरों को देखा है। मैंने कारखानों को देखा है। आप लोगों के पास वही ज्ञान, वही उपकरण, वही विचार हैं। कुछ नहीं बदला है। तुम गरीब क्यों हो? आप अधिक निराशावादी क्यों हैं? 2007 और 2009 के बीच एक बदलाव विदेशी नहीं देख सका। अर्थव्यवस्था के बारे में हमने जो कहानियां बताईं, 2007 में हमने आवास की कीमतों की स्थिरता, बैंकरों की समझदारी और वित्तीय बाजारों की सही कीमत जोखिम की क्षमता के बारे में एक कहानी सुनाई। 2009 में हमने उस कहानी पर विश्वास करना बंद कर दिया। यही एकमात्र चीज है जो बदल गई है, लेकिन इसने दुनिया में सब कुछ बदल दिया। एक बार यह कथा कि घर की कीमतें बढ़ती रहेंगी टूट गई, बंधक चूक बढ़ गई, फिर बैंकों ने पैसा खो दिया, फिर उन्होंने अन्य व्यवसायों को उधार देना कम कर दिया, जिससे छंटनी हुई, जिसके कारण कम खर्च हुआ, जिसके कारण अधिक छंटनी हुई, और आगे भी। एक नए आख्यान से चिपके रहने के अलावा हमारे पास 2009 में धन और विकास के लिए एक समान यदि अधिक नहीं क्षमता थी, जैसा कि हमने 2007 में किया था। फिर भी अर्थव्यवस्था को 80 वर्षों में अपनी सबसे बुरी मार झेलनी पड़ी। यह 1945 में जर्मनी से अलग है, जिसका विनिर्माण आधार समाप्त कर दिया गया था, या 2000 के दशक में जापान, जिसकी कामकाजी उम्र की आबादी से कुड़ रही थी। यह मूर्त आर्थिक क्षति है। 2009 में हमने अपने आप को कथात्मक क्षति पहुंचाई और यह शातिर था। यह मौजूद सबसे शक्तिशाली आर्थिक ताकतों में से एक है। जब हम अर्थव्यवस्थाओं, व्यवसायों, निवेशों और करियर के विकास के बारे में सोचते हैं, तो हम मूर्त चीजों के बारे में सोचते हैं, हमारे पास कितना सामान है और हम क्या करने में सक्षम हैं। लेकिन कहानियां अब तक अर्थव्यवस्था की सबसे शक्तिशाली ताकत हैं। वे ईंधन हैं जो अर्थव्यवस्था के मूर्त भागों को काम करने दे सकते हैं, या ब्रेक जो हमारी क्षमताओं को वापस रखता है। व्यक्तिगत स्तर पर अपने पैसे का प्रबंधन करते समय कहानी संचालित दुनिया के बारे में 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। 1. जितना अधिक आप चाहते हैं कि कुछ सच हो, उतनी ही अधिक संभावना है कि आप एक ऐसी कहानी पर विश्वास करेंगे जो इसके सच होने की संभावना को कम कर देती है। आपके जीवन का सबसे खुशी का दिन कौन सा था? डॉक्यूमेंट्री हाउ टू लिव फॉरएवर उस मासूम सवाल को एक शताब्दी के व्यक्ति से पूछती है जिसने एक अद्भुत प्रतिक्रिया की पेशकश की। युद्धविराम दिवस, उसने कहा, प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने वाले 1918 के समझौते का जिक्र करते हुए। क्यों? निर्माता पूछता है। क्योंकि हम जानते थे कि फिर कभी और युद्ध नहीं होंगे, वह कहती हैं। 21 साल बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, जिसमें 75 मिलियन लोग मारे गए। जीवन में बहुत सी चीजें हैं जो हमें सच लगती हैं क्योंकि हम उन्हें सच होना चाहते हैं। मैं इन चीजों को आकर्षक कल्पना कहता हूँ। हम पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं, विशेष रूप से निवेश और अर्थव्यवस्था पर उनका बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक आकर्षक कल्पना तब होती है जब आप स्मार्ट होते हैं, आप समाधान खोजना चाहते हैं, लेकिन सीमित नियंत्रण और उच्च दांव के संयोजन का सामना करते हैं। वे अत्यंत शक्तिशाली हैं। वे आपको किसी भी चीज के बारे में विश्वास दिला सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लें। अली हाजाजी का बेटा बीमार था। उनके यमनी गांव के बुजुर्गों ने एक लोक उपचार का प्रस्ताव रखा, अपने बेटे की छाती के माध्यम से अपने शरीर से बीमारी को दूर करने के लिए एक जलती हुई छड़ी की नोक को धक्का दें। प्रक्रिया के बाद हाजाजी ने द न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया, जब आपके पास पैसे नहीं होंगे और आपका बेटा बीमार है, तो आप कुछ भी विश्वास करेंगे। चिकित्सा हजारों वर्षों से उपयोगी दवा की भविष्यवाणी करती है। वैज्ञानिक पद्धति और रोगाणुओं की खोज से पहले रक्त त्याग, भुखमरी चिकित्सा, बुराइयों को बाहर निकालने के लिए आपके शरीर में छेद करना और अन्य उपचार थे जो आपके निधन को तेज करने के अलावा कुछ नहीं करते थे। यह पागल लगता है, लेकिन अगर आपको एक समाधान की सख्त जरूरत है और एक अच्छा समाधान ज्ञात नहीं है या आपके लिए आसानी से उपलब्ध नहीं है, तो कम से कम प्रतिरोध का रास्ता हाजाजी के तर्क की ओर है। कुछ भी विश्वास करने के लिए तैयार। बस कुछ भी कोशिश मत करो, लेकिन विश्वास करो। क्रॉनिकलिंग द ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन, डेनियल डेफो ने 1722 में लिखा। लोग भविष्यवाणियों और ज्योतिषीय मंत्रमुग्धता, सपनों और पुरानी पत्नियों की कहानियों के आदी थे। पहले या बाद में, साथियों, इलाज के लिए लोगों को उनके पास आने के लिए आमंत्रित करना और आमंत्रित करना, जो आमतौर पर इस तरह के उत्कर्ष के साथ शुरू किया गया था। प्लेग के खिलाफ अचूक निवारक गोलियां, संक्रमण के खिलाफ कभी भी संरक्षक नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ संप्रभु सौहार्दपूर्ण वायु। प्लेग ने 18 महीनों में 1/4 लंदन वासियों की जान ले ली। जब दांव इतना ऊंचा होगा तो आप किसी भी चीज पर विश्वास करेंगे। अब इस बारे में सोचें कि सीमित जानकारी का एक ही सेट और उच्च दांव हमारे वित्तीय निर्णयों को कैसे प्रभावित करते हैं। लोग टीवी निवेश कमेंट्री क्यों सुनते हैं जिसका सफलता का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत कम है? आंशिक रूप से क्योंकि निवेश में दांव इतने ऊंचे हैं। कुछ स्टॉक सही चुनें और आप बिना ज्यादा मेहनत किए अमीर बन सकते हैं। अगर किसी की भविष्यवाणी सच होने की 1% संभावना है और यह सच होने से आपके जीवन को बदल देगा, तो ध्यान देना पागलपन नहीं है, बस मामले में। और इतनी सारी वित्तीय राय है कि एक बार जब आप कोई रणनीति या पक्ष चुनते हैं, तो आप उनमें आर्थिक और मानसिक रूप से निवेशित हो जाते हैं।
यदि आप चाहते हैं कि एक निश्चित स्टॉक 10 गुना बढ़े, तो वह आपकी जमात है। अगर आपको लगता है कि एक निश्चित आर्थिक नीति अति मुद्रास्फीति को बढ़ावा देगी, तो यह आपका पक्ष है। ये कम संभावना वाले दांव हो सकते हैं। समस्या यह है कि दर्शक 1% मौके की तरह कम ऑड्स को कैलिब्रेट नहीं कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कई लोग इस दृढ़ विश्वास के लिए डिफॉल्ट हैं कि वे जो सच होना चाहते हैं वह स्पष्ट रूप से सत्य है। लेकिन वे ऐसा केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक बड़े परिणाम की संभावना मौजूद है। निवेश एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो अत्यधिक पुरस्कारों के लिए दैनिक अवसर प्रदान करता है। लोग वित्तीय निमकीमी में इस तरह से विश्वास करते हैं जैसे वे कभी नहीं करेंगे। कहते हैं, मौसम की क्वेकेरी क्योंकि अगले सप्ताह शेयर बाजार क्या करेगा, इसकी सही भविष्यवाणी करने के लिए पुरस्कार एक अलग ब्रह्मांड में है यह भविष्यवाणी करने के लिए कि क्या यह अगले सप्ताह धूप या बारिश होगी। गौर करें कि 2018 को खत्म होने वाले 10 वर्षों में 85% सक्रिय म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क से कम प्रदर्शन किया है। यह आंकड़ा पीढ़ियों के लिए काफी स्थिर रहा है। आपको लगता है कि इस तरह के खराब प्रदर्शन वाला उद्योग एक विशिष्ट सेवा होगी और व्यवसाय में रहना मुश्किल होगा। लेकिन इन फंडों में लगभग $5 ट्रिलियन का निवेश किया गया है। किसी को अगले वॉरेन बफेट के साथ निवेश करने का मौका दें और वे इस विश्वास के साथ विश्वास करेंगे कि लाखों लोग अपनी जीवन की बचत को इसके पीछे लगा देंगे। या बनी मैडॉफ को लें। उनकी पूंजी योजना स्पष्ट होनी चाहिए थी। उन्होंने रिटर्न की सूचना दी जो कभी भी भिन्न नहीं थे। उनका एक अपेक्षाकृत अज्ञात लेखा फर्म द्वारा ऑडिट किया गया था और उन्होंने रिटर्न कैसे प्राप्त किया गया था इस बारे में अधिक जानकारी जारी करने से इनकार कर दिया। फिर भी मैडॉफ ने दुनिया के कुछ सबसे परिष्कृत निवेशकों से अरबों डॉलर जुटाए। उसने एक अच्छी कहानी सुनाई और लोग उस पर विश्वास करना चाहते थे। यह इस बात का एक बड़ा हिस्सा है कि त्रुटि, लचीलेपन और वित्तीय स्वतंत्रता के लिए जगह पिछले अध्यायों में चर्चा किए गए महत्वपूर्ण विषय अपरिहार्य हैं। आप जो सच होना चाहते हैं और एक स्वीकार्य परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको क्या सच होने की आवश्यकता है के बीच जितना बड़ा अंतर है, उतना ही आप अपने आप को एक आकर्षक वित्तीय कल्पना के शिकार होने से बचा रहे हैं। जब किसी पूर्वानुमान में त्रुटि की गुंजाइश के बारे में सोचते हैं तो यह सोचना आकर्षक होता है कि संभावित परिणाम आपके सही होने से लेकर आपके बहुत बहुत सही होने तक होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जोखिम यह है कि आप चाहते हैं कि कुछ इतनी बुरी तरह से सच हो कि आपके पूर्वानुमान की सीमा वास्तविकता के समान बॉलपार्क में भी न हो। अपनी पिछली 2007 की बैठक में फेडरल रिजर्व ने भविष्यवाणी की थी कि 2008 और 2009 में आर्थिक विकास क्या होगा। पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्था से थके हुए यह आशावादी नहीं था। इसने संभावित वृद्धि की एक सीमा की भविष्यवाणी की निचले सिरे पर 1.6% की वृद्धि, उच्च अंत में 2.8%। वह इसकी सुरक्षा का मार्जिन था, त्रुटि के लिए इसकी जगह। वास्तव में अर्थव्यवस्था 2% से अधिक अनुबंधित है, जिसका अर्थ है कि फेड का निम्न अंत अनुमान लगभग 3 गुना कम था। एक नीति निर्माता के लिए एकमुश्त मंदी की भविष्यवाणी करना कठिन है, क्योंकि मंदी उनके करियर को जटिल बना देगी। तो यहाँ तक सबसे खराब स्थिति के अनुमान शायद ही कभी धीमी आश वृद्धि से भी बदतर कुछ भी उम्मीद करते हैं। यह एक आकर्षक कथा है और इस पर विश्वास करना आसान है क्योंकि कुछ भी बदतर की उम्मीद करना बहुत दर्दनाक है। नीति निर्धारक आलोचना के आसान निशाने पर होते हैं, लेकिन हम सभी कुछ हद तक ऐसा करते हैं और हम इसे दोनों दिशाओं में करते हैं। यदि आपको लगता है कि मंदी आ रही है और आप अपने शेयरों को प्रत्याशा में भुनाते हैं, तो अर्थव्यवस्था के बारे में आपका दृष्टिकोण अचानक से विकृत हो जाएगा कि आप क्या करना चाहते हैं। हर ब्लिप, हर किस्सा एक संकेत की तरह दिखेगा कि कयामत आ गई है, शायद इसलिए नहीं कि उसके पास है, बल्कि इसलिए कि आप इसे चाहते हैं। प्रोत्साहन एक शक्तिशाली प्रेरक है और हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि वे हमारे अपने वित्तीय लक्ष्यों और दृष्टिकोणों को कैसे प्रभावित करते हैं। इसे अतिरंजित नहीं किया जा सकता है। त्रुटि के लिए कमरे की तुलना में वित्त में कोई बड़ी ताकत नहीं है और जितना अधिक दांव उतना ही व्यापक होना चाहिए। 2. दुनिया के बारे में हर किसी का एक अधूरा नजरिया होता है, लेकिन हम अंतराल को भरने के लिए एक पूर्ण कथा बनाते हैं। यह लिखते हुए मेरी बेटी लगभग 1 वर्ष की है। वह हर चीज के बारे में उत्सुक है और बहुत तेजी से सीखती है, लेकिन कभी कभी मैं उन सभी चीजों के बारे में सोचता हूँ जो वह समझ नहीं पाती हैं। उसे नहीं पता कि उसके पिता रोज सुबह काम पर क्यों जाते हैं। बिल, बजट, करियर, पदोन्नति और सेवानिवृत्ति के लिए बचत की अवधारणा उसके लिए पूरी तरह से विदेशी है। उसे फेडरल रिजर्व, क्रेडिट डेरिवेटिव्स या नाफ्टा समझाने की कोशिश करने की कल्पना करें। असंभव, लेकिन उसकी दुनिया अंधेरी नहीं है। वह भ्रम में इधर उधर नहीं भटकती। 1 साल की उम्र में भी उसने अपना आंतरिक वर्णन लिखा है कि सब कुछ कैसे काम करता है। कंबल आपको गर्म रखते हैं, माँ की गोद में आप सुरक्षित रहते हैं और खजूर का स्वाद अच्छा होता है। उसके सामने जो कुछ भी आता है वह उसके द्वारा सीखे गए कुछ दर्जन मानसिक मॉडलों में से एक में फिट बैठता है। जब मैं काम पर जाता हूँ तो वह भ्रम में नहीं रुकती, यह सोचकर कि वेतन और बिल क्या हैं। उसके पास स्थिति की स्पष्ट व्याख्या है। पिताजी मेरे साथ नहीं खेल रहे हैं और मैं चाहती थी कि वह मेरे साथ खेलें, इसलिए मैं दुखी हूँ। भले ही वह बहुत कम जानती है, लेकिन उसे इसका एहसास नहीं है, क्योंकि वह जो कुछ भी जानती है उसके आधार पर वह खुद को एक सुसंगत कहानी बताती है कि क्या हो रहा है। हम सभी, चाहे हमारी उम्र कोई भी हो, एक ही काम करते हैं। अपनी बेटी की तरह, मुझे नहीं पता कि मैं क्या नहीं जानता, इसलिए मैं अपने पास उपलब्ध मानसिक मॉडलों के सीमित सेट के माध्यम से दुनिया को समझाने के लिए अतिसंवेदनशील हूँ। उसकी तरह, मैं अपने सामने आने वाली हर चीज में सबसे अधिक समझने योग्य कारणों की तलाश करता हूँ। और उसकी तरह, मैं उनमें से बहुतों के बारे में गलत हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सोचता हूँ कि दुनिया कैसे काम करती है, इसके बारे में मुझे बहुत कम पता है। यह अधिकांश तथ्य आधारित विषयों के लिए सही है। इतिहास ले लो, यह पहले से ही हुई चीजों की गिनती है। यह स्पष्ट और वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। लेकिन जैसा कि BH लिटिल हॉट ने इतिहास से क्यों नहीं सीखते पुस्तक में लिखा है,
इतिहास कल्पना और अंतर्ज्ञान की सहायता के बिना व्याख्या नहीं की जा सकती। सबूतों की भारी मात्रा इतनी भारी है कि चयन अनिवार्य है। जहाँ चयन है वहाँ कला है। जो लोग इतिहास पढ़ते हैं वे वही खोजते हैं जो उन्हें सही साबित करता है और उनकी व्यक्तिगत राय की पुष्टि करता है। वे वफादारी की रक्षा करते हैं। वे पुष्टि करने या हमला करने के उद्देश्य से पढ़ते हैं। वे असुविधाजनक सत्य का विरोध करते हैं क्योंकि हर कोई स्वर्गदूतों का पक्ष लेना चाहता है। जैसे हम सभी युद्धों को समाप्त करने के लिए युद्ध शुरू करते हैं। डैनियल कन्नमैन ने एक बार मुझे उन कहानियों के बारे में बताया था जो लोग खुद को अतीत की समझ बनाने के लिए कहते हैं। उसने बोला, पश्चात दृष्टि अतीत को समझाने की क्षमता हमें यह भ्रम देती है कि दुनिया समझ में आती है। यह हमें भ्रम देता है कि दुनिया समझ में आती है, भले ही इसका कोई मतलब न हो। कई क्षेत्रों में गलतियां पैदा करना एक बड़ी बात है। अधिकांश लोग जब किसी ऐसी चीज का सामना करते हैं जिसे वे समझ नहीं पाते हैं तो उन्हें यह एहसास नहीं होता है कि वे इसे नहीं समझते हैं क्योंकि वे एक स्पष्टीकरण के साथ आने में सक्षम हैं जो दुनिया में अपने स्वयं के अनूठे दृष्टिकोण और अनुभवों के आधार पर समझ में आता है, हालांकि सीमित है वे अनुभव हैं। हम सभी चाहते हैं कि जिस जटिल दुनिया में हम रहते हैं वह समझ में आए। इसलिए हम प्रभावी रूप से ब्लाइंड स्पॉट के अंतराल को भरने के लिए खुद को कहानियां सुनाते हैं। ये कहानियां हमारे लिए आर्थिक रूप से क्या करती हैं, आकर्षक और भयानक दोनों हो सकती हैं। जब मैं दुनिया के काम करने के तरीके के बारे में अंधा हूं तो मैं पूरी तरह से गलत समझ सकता हूं कि शेयर बाजार ऐसा क्यों व्यवहार कर रहा है। इस तरह से मुझे यह जानने की मेरी क्षमता पर बहुत अधिक विश्वास होता है कि यह आगे क्या कर सकता है। शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था की भविष्यवाणी करने का एक कारण इतना कठिन है क्योंकि आप दुनिया के एकमात्र व्यक्ति हैं जो सोचते हैं कि दुनिया आपके तरीके से संचालित होती है। जब आप उन कारणों के लिए निर्णय लेते हैं जिन्हें मैं समझ भी नहीं सकता तो हो सकता है कि मैं आंख बंद करके आपके लिए सही और मेरे लिए विनाशकारी निर्णय ले सकूं। जैसा कि हमने अध्याय 16 में देखा, बुलबुले इस प्रकार बनते हैं। आप कितना नहीं जानते हैं, इसके संदर्भ में आने का मतलब है कि दुनिया में जो कुछ भी होता है वह आपके नियंत्रण से बाहर है और इसे स्वीकार करना कठिन हो सकता है। बाजार के पूर्वानुमानों के बारे में सोचें। हम उन पर बहुत बहुत बुरे हैं। मैंने एक बार गणना की थी कि यदि आप यह मान लेते हैं कि बाजार हर साल अपने ऐतिहासिक औसत से ऊपर जाता है तो आपकी सटीकता बेहतर है यदि आप बड़े वॉल स्ट्रीट बैंकों के शीर्ष 20 बाजार रणनीतिकारों के औसत वार्षिक पूर्वानुमानों का पालन करते हैं। मंदी की भविष्यवाणी करने की हमारी क्षमता बहुत बेहतर नहीं है और चूंकि बड़ी घटनाएं कहीं से भी सामने आती हैं, पूर्वानुमान अच्छे से ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। एक ऐसी दुनिया में भविष्यवाणी का भ्रम दे रहे हैं जहां अप्रत्याशित घटनाएं अधिकांश परिणामों को नियंत्रित करती हैं। कार्ल रिचर्ड्स लिखते हैं, जब आप सोचते हैं कि आपने सब कुछ सोच लिया है तो जोखिम क्या बचा है। यह लोग जानते हैं। मैं किसी ऐसे निवेशक से नहीं मिला हूं जो वास्तव में यह सोचता हो कि बाजार के पूर्वानुमान सही या उपयोगी हैं। लेकिन अभी भी मीडिया और वित्तीय सलाहकारों दोनों में पूर्वानुमानों की जबरदस्त मांग है। क्यों? मनोवैज्ञानिक फिलिप टेटलॉक ने एक बार लिखा था, हमें विश्वास करने की जरूरत है कि हम एक पूर्वानुमानित नियंत्रणीय दुनिया में रहते हैं, इसलिए हम आधिकारिक ध्वनि वाले लोगों की ओर मुड़ते हैं जो उस जरूरत को पूरा करने का वादा करते हैं। उस जरूरत को पूरा करना उसे पूरा करने का एक शानदार तरीका है। यह विश्वास करना चाहते हैं कि हम नियंत्रण में हैं, एक भावनात्मक खुजली है जिसे खरोंचने की जरूरत है, न कि एक विश्लेषणात्मक समस्या की गणना और हल करने के लिए। अनिश्चितता की वास्तविकता की तुलना में नियंत्रण का भ्रम अधिक प्रेरक है। इसलिए हम परिणामों के बारे में कहानियों को अपने नियंत्रण में रखते हैं। इसका एक हिस्सा अनिश्चितता के क्षेत्रों के साथ परिशुद्धता के भ्रमित क्षेत्रों से संबंधित है। नासा का न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान 2 साल पहले प्लूटो के पास से गुजरा था। यह 3 अरब मील की यात्रा थी जिसमें 9.5 साल लगे। नासा के अनुसार यात्रा जनवरी 2006 में जब शिल्प को लॉन्च किया गया था तब अनुमान से लगभग 1 मिनट कम लगा। उस बारे में सोचना, 1 दशक लंबी यात्रा में नासा का पूर्वानुमान 99.99998% सटीक था। यह न्यूयॉर्क से बोस्टन की यात्रा की भविष्यवाणी करने और 1 सेकंड के 4 मिलियनवें हिस्से के भीतर सटीक होने जैसा है। लेकिन खगोल भौतिकी पूर्वता का क्षेत्र है। यह मानव व्यवहार और भावनाओं की अनिश्चितताओं से प्रभावित नहीं है जैसे वित्त है। व्यापार, अर्थशास्त्र और निवेश अनिश्चितता के क्षेत्र हैं जो अत्यधिक निर्णयों से प्रेरित होते हैं जिन्हें आसानी से साफ सूत्रों के साथ नहीं समझाया जा सकता है, जैसे प्लूटो कैन की यात्रा। लेकिन हम चाहते हैं कि यह प्लूटो की यात्रा की तरह हो क्योंकि नासा के एक इंजीनियर के 99.99998% परिणाम के नियंत्रण में होने का विचार सुंदर और आरामदायक है। यह इतना सुकून देने वाला है कि हम अपने आप को यह बताने के लिए ललचाते हैं कि हमारे जीवन के अन्य हिस्सों में हमारा कितना नियंत्रण है, जैसे कि पैसा। कन्नमन ने एक बार इन कहानियों का मार्ग प्रशस्त किया। योजना बनाते समय हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और क्या कर सकते हैं, दूसरों की योजनाओं और कौशल की उपेक्षा करते हुए जिनके निर्णय हमारे परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। अतीत की व्याख्या करने और भविष्य की भविष्यवाणी करने दोनों में हम कौशल की कारण भूमिका पर ध्यान केंद्रित करते हैं और भाग्य की भूमिका की उपेक्षा करते हैं। हम जो जानते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं और जो हम नहीं जानते उसकी उपेक्षा करते हैं, जिससे हमें अपने विश्वासों पर अत्यधिक विश्वास हो जाता है। उन्होंने बताया कि यह व्यवसायों को कैसे प्रभावित करता है। मुझे कई मौकों पर नवोन्मेषी स्टार्टअप में संस्थापकों और प्रतिभागियों से एक प्रश्न पूछने का मौका मिला है, आपके प्रयास का परिणाम किस हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि आप अपनी फर्म में क्या करते हैं। यह स्पष्ट रूप से एक आसान प्रश्न है, उत्तर जल्दी आता है और यह कभी भी 80% से कम नहीं रहा है। यहाँ तक जब उन्हें यकीन नहीं होता कि वे सफल होंगे तो ये साहसी लोग सोचते हैं कि उनका भाग्य लगभग पूरी तरह से उनके हाथों में है। वे निश्चित रूप से गलत हैं। एक स्टार्टअप का परिणाम उसके प्रतिस्पर्धियों की उपलब्धियों और बाजार में बदलाव पर उतना ही निर्भर करता है जितना कि उसके अपने प्रयासों पर।
हालांकि उद्यमी स्वाभाविक रूप से इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि वे सबसे अच्छी तरह से क्या जानते हैं, उनकी योजनाएं और कार्य और सबसे तात्कालिक खतरे और अवसर जैसे कि धन की उपलब्धता। वे अपने प्रतिस्पर्धियों के बारे में कम जानते हैं और इसलिए भविष्य की कल्पना करना स्वाभाविक लगता है जिसमें प्रतियोगिता बहुत कम भूमिका निभाती है। हम सब कुछ हद तक ऐसा करते हैं और मेरी बेटी की तरह यह हमें थोड़ा परेशान नहीं करता है। हम अंधे और भ्रमित होकर नहीं घूमते। हमें यह सोचना होगा कि हम जिस दुनिया में काम करते हैं वह इस आधार पर समझ में आता है कि हम क्या जानते हैं। यदि आप अन्यथा महसूस करते हैं तो सुबह बिस्तर से उठना बहुत कठिन होगा। लेकिन एलियन पृथ्वी के ऊपर चक्कर लगा रहा है। वह जो आश्वस्त है कि वह जो देखता है उसके आधार पर जानता है कि क्या हो रहा है, लेकिन वह पूरी तरह से गलत हो जाता है क्योंकि वह हर किसी के सिर के अंदर चल रही कहानियों को नहीं जान सकता है। वह हम सब हैं। अध्याय 19। अब सब एक साथ हैं। बधाई हो, आप अभी भी पढ़ रहे हैं। हमने जो कुछ सीखा है उसे एक साथ जोड़ने का समय आ गया है। यह अध्याय थोड़ा सा सारांश है, कुछ छोटे और कार्रवाई योग्य सबक जो आपको बेहतर वित्तीय निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक दंत चिकित्सक की नियुक्ति के बारे में एक कहानी सुनाता हूँ जो बुरी तरह से खराब हो गई थी। यह हमें आपके पैसे का क्या करना है इस बारे में सलाह देने के खतरों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सिखाता है। क्लेरेंस ह्यूजेस 1931 में दंत चिकित्सक के पास गए। उनके मुंह से दर्द फैल रहा था। उनके दंत चिकित्सक ने दर्द को कम करने के लिए उन्हें क्रूड एनेस्थीसिया के तहत रखा। जब क्लेरेंस घंटों बाद जागा तो उसके 16 दांत कम थे और उसके टॉन्सिल को हटा दिया गया था। और फिर सब कुछ गलत हो गया। एक हफ्ते बाद उनकी सर्जरी की जटिलताओं से क्लेरेंस की मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी ने दंत चिकित्सक पर मुकदमा दायर किया, लेकिन इसलिए नहीं कि सर्जरी खराब हो गई थी। 1931 में हर सर्जरी में मौत का खतरा था। क्लेरेंस, उसने कहा, पहली बार में प्रक्रियाओं के लिए कभी सहमति नहीं दी और अगर उससे पूछा गया तो नहीं। मामला अदालतों में घूमता रहा लेकिन कहीं नहीं गया। 1931 में डॉक्टर और रोगी के बीच सहमति श्वेत और श्याम नहीं थी। एक अदालत ने इस विचार का सारांश दिया कि डॉक्टरों को सर्वोत्तम चिकित्सा निर्णय लेने के लिए स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है, इसके बिना हम विज्ञान की प्रगति का आनंद नहीं ले सकते। अधिकांश इतिहास के लिए चिकित्सा का लोकाचार यह था कि डॉक्टर का काम रोगी को ठीक करना था और रोगी ने डॉक्टर की उपचार योजनाओं के बारे में जो सोचा था वह प्रासंगिक नहीं था। डॉक्टर जे काट्स ने अपनी पुस्तक द साइलेंट वर्ड बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट में दर्शन के बारे में लिखा है। डॉक्टरों ने महसूस किया कि उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वे अपने रोगियों की शारीरिक और भावनात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए बाध्य थे और अपने स्वयं के अधिकार पर ऐसा करने के लिए अपने रोगियों के साथ उन निर्णयों के बारे में परामर्श किए बिना जो करने की आवश्यकता थी। यह विचार कि मरीज भी अपने डॉक्टरों के साथ निर्णयों के बोझ को साझा करने के हकदार हो सकते हैं, कभी भी दवा के लोकाचार का हिस्सा नहीं था। यह अहंकार या द्वेष नहीं था, यह दो बिंदुओं में विश्वास था। हर मरीज ठीक होना चाहता है। उन्हें ठीक करने का एक सार्वभौमिक और सही तरीका है। यदि आप उन दो बिंदुओं पर विश्वास करते हैं तो उपचार योजनाओं में रोगी की सहमति की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दवा कैसे काम करती है। पिछले 50 वर्षों में मेडिकल स्कूलों ने सूक्ष्म रूप से शिक्षण को बीमारी के इलाज से हटाकर रोगियों के इलाज की ओर स्थानांतरित कर दिया। इसका मतलब है कि उपचार योजनाओं के विकल्प तैयार करना और फिर रोगी को आगे का सबसे अच्छा रास्ता तय करने देना। यह प्रवृत्ति आंशिक रूप से रोगी संरक्षण कानूनों द्वारा संचालित थी, आंशिक रूप से काट्स की प्रभावशाली पुस्तक द्वारा, जिसमें तर्क दिया गया था कि रोगियों के पास दवा में इसके लायक क्या है, इसके बारे में बेतहाशा अलग अलग विचार हैं, इसलिए उनकी मान्यताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। काट्स ने लिखा, यह दावा करना खतरनाक बकवास है कि अपनी कला और विज्ञान के अभ्यास में चिकित्सक अपने उदार इरादों पर भरोसा कर सकते हैं, यह तय करने की उनकी क्षमता है कि क्या करना सही है। यह इतना आसान नहीं है। चिकित्सा एक जटिल पेशा है और चिकित्सकों और रोगियों के बीच की बातचीत भी जटिल है। वह अंतिम पंक्ति महत्वपूर्ण है। चिकित्सा एक जटिल पेशा है और चिकित्सकों और रोगियों के बीच की बातचीत भी जटिल है। आप जानते हैं कि कौन सा पेशा समान है? वित्तीय सलाह। मैं आपको नहीं बता सकता कि आपके पैसे का क्या करना है, क्योंकि मैं आपको नहीं जानता। मुझे नहीं पता कि तुम क्या चाहते हो। मुझे नहीं पता कि आप इसे कब चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि आप इसे क्यों चाहते हैं। इसलिए मैं आपको यह नहीं बताने जा रहा हूँ कि आपके पैसे का क्या करना है। मैं आपके साथ क्लेरेंस ह्यूजेस के इलाज वाले दंत चिकित्सक की तरह व्यवहार नहीं करना चाहता। लेकिन डॉक्टर और दंत चिकित्सक निश्चित रूप से बेकार नहीं हैं। उन्हें ज्ञान है, वे हालात जानते हैं, वे जानते हैं कि क्या काम करता है, भले ही मरीज अलग अलग निष्कर्ष पर आते हैं कि उनके लिए किस तरह का उपचार सही है। वित्तीय सलाहकार समान हैं, पैसे में सार्वभौमिक सत्य हैं, भले ही लोग अलग अलग निष्कर्ष पर आते हैं कि वे उन सत्यों को अपने स्वयं के वित्त पर कैसे लागू करना चाहते हैं। उस चेतावनी के साथ आइए कुछ छोटी अनुशंसाओं को देखें जो आपके पैसे के साथ बेहतर निर्णय लेने में आपकी सहायता कर सकती हैं। जब चीजें सही हो रही हों तो विनम्रता और गलत होने पर क्षमा करुणा खोजने के लिए अपने रास्ते से हट जाएं, क्योंकि यह कभी भी उतना अच्छा या बुरा नहीं होता जितना दिखता है। दुनिया बड़ी और जटिल है। भाग्य और जोखिम दोनों वास्तविक और पहचानने में कठिन हैं। ऐसा तब करें जब आप खुद को और दूसरों को आंकें। भाग्य और जोखिम की शक्ति का सम्मान करें और आपके पास उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने का बेहतर मौका होगा जिन्हें आप वास्तव में नियंत्रित कर सकते हैं। आपके पास सही रोल मॉडल खोजने का एक बेहतर मौका भी होगा। अहंकार कम, धन अधिक। पैसा बचाना आपके अहंकार और आपकी आय के बीच का अंतर है और धन वह है जो आप नहीं देखते हैं। तो भविष्य में अधिक सामान या अधिक विकल्प रखने के लिए आज आप जो खरीद सकते हैं उसे दबाकर धन का निर्माण किया जाता है। आप कितना भी कमा लें, आप कभी भी धन का निर्माण नहीं करेंगे जब तक कि आप इस बात पर ढक्कन नहीं लगा सकते कि आप अपने पैसे के साथ आज कितना मजा ले सकते हैं। अपने पैसे का प्रबंधन इस तरह से करें जिससे आपको रात को सोने में मदद मिले।
यह कहने से अलग है कि आपको उच्चतम रिटर्न अर्जित करने या अपनी आय का एक विशिष्ट प्रतिशत बचाने का लक्ष्य रखना चाहिए। कुछ लोगों को तब तक नींद नहीं आती जब तक कि वे सबसे अधिक रिटर्न नहीं कमा रहे हों, दूसरों को केवल एक अच्छा आराम मिलेगा यदि वे रूढ़िवादी रूप से निवेशित हैं। प्रत्येक अपने स्वयं के लिए। लेकिन नींद, क्या यह मुझे रात में सोने में मदद करती है? सभी वित्तीय निर्णयों के लिए सबसे अच्छा सार्वभौमिक गाइड पोस्ट है। यदि आप एक निवेशक के रूप में बेहतर करना चाहते हैं, तो आप जो सबसे शक्तिशाली काम कर सकते हैं, वह है अपना समय क्षितिज बढ़ाना। निवेश में समय सबसे शक्तिशाली बल है। इससे छोटी चीजें बड़ी हो जाती हैं और बड़ी गलतियां दूर हो जाती हैं। यह भाग्य और जोखिम को बेअसर नहीं कर सकता है, लेकिन यह लोगों के लायक होने के करीब परिणामों को आगे बढ़ाता है। बहुत सी चीजें गलत होने पर ठीक हो जाएं। आप आधा समय गलत हो सकते हैं और फिर भी एक भाग्य बना सकते हैं, क्योंकि चीजों की एक छोटी सी अल्पसंख्यक अधिकांश परिणामों के लिए जिम्मेदार होती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने पैसे के साथ क्या कर रहे हैं, आपको बहुत सी चीजों के काम न करने के साथ सहज होना चाहिए। दुनिया बस ऐसी ही है। इसलिए आपको हमेशा व्यक्तिगत निवेश के बजाय अपने पूरे पोर्टफोलियो को देखकर मापना चाहिए कि आपने कैसा प्रदर्शन किया है। खराब निवेश और कुछ बकाया निवेशों का एक बड़ा हिस्सा होना ठीक है। यह आमतौर पर सबसे अच्छी स्थिति है। यह देखते हुए कि आपने व्यक्तिगत निवेश पर ध्यान केंद्रित करके कैसे किया है, विजेताओं को उनकी तुलना में अधिक शानदार दिखता है और हारने वाले उन्हें जितना चाहिए उससे अधिक खेदजनक दिखाई देते हैं। अपने समय पर नियंत्रण पाने के लिए धन का उपयोग करें, क्योंकि अपने समय पर नियंत्रण न होना खुशी पर इतना शक्तिशाली और सार्वभौमिक दबाव है। आप जो चाहते हैं, जब आप चाहते हैं, जिसके साथ आप चाहते हैं, जब तक आप चाहते हैं, करने की क्षमता वित्त में मौजूद उच्चतम लाभांश का भुगतान करती है। अच्छे और कम आकर्षक बने। आप जितने हैं, आपकी संपत्ति से कोई भी प्रभावित नहीं है। आप सोच सकते हैं कि आपको एक फैंसी कार या एक अच्छी घड़ी चाहिए, लेकिन आप शायद जो चाहते हैं वह सम्मान और प्रशंसा है, और आप अश्वशक्ति और क्रोम की तुलना में दयालुता और विनम्रता के माध्यम से उन चीजों को हासिल करने की अधिक संभावना रखते हैं। सहेजें, बस बचाओ। आपको बचाने के लिए किसी विशेष कारण की आवश्यकता नहीं है। कार, डाउन पेमेंट या मेडिकल इमरजेंसी के लिए बचत करना बहुत अच्छा है, लेकिन उन चीजों के लिए बचत करना जिनकी भविष्यवाणी करना या परिभाषित करना असंभव है, बचत करने के सर्वोत्तम कारणों में से एक है। हर किसी का जीवन आश्चर्यों की एक सतत श्रृंखला है। बचत जो विशेष रूप से किसी भी चीज के लिए निर्धारित नहीं की जाती है, वह जीवन की अपरिहार्य क्षमता के खिलाफ सबसे खराब समय में आपको नरक से बाहर निकालने के लिए एक बचाव है। सफलता की लागत को परिभाषित करें और उसे चुकाने के लिए तैयार रहें, क्योंकि कुछ भी सार्थक मुफ्त नहीं है। और याद रखें कि अधिकांश वित्तीय लागतों में दृश्यमान मूल्य टैग नहीं होते हैं। वित्त जगत में अनिश्चितता, संदेह और अफसोस आम लागत हैं। वे अक्सर भुगतान करने लायक होते हैं, लेकिन आपको उन्हें जुर्माना के बजाय फीस बदले में कुछ अच्छा पाने के लिए भुगतान करने लायक कीमत के रूप में देखना होगा, एक जुर्माना जिससे आपको बचना चाहिए। त्रुटि के लिए पूजा कक्ष। भविष्य में क्या हो सकता है और भविष्य में अच्छा करने के लिए आपको क्या करने की आवश्यकता है के बीच एक अंतर है जो आपको धीरज देता है, और धीरज वह है जो समय के साथ मिश्रित जादू बनाता है। त्रुटि के लिए कमरा अक्सर एक रूढ़िवादी बचाव की तरह दिखता है, लेकिन अगर यह आपको खेल में रखता है तो यह कई गुना अधिक भुगतान कर सकता है। वित्तीय निर्णयों के चरम छोर से बचें। समय के साथ हर किसी के लक्ष्य और इच्छाएं बदल जाएंगी, और आपके पिछले निर्णय जितने अधिक चरम थे, उतना ही आप विकसित होने पर उन पर पछतावा कर सकते हैं। आपको जोखिम पसंद करना चाहिए क्योंकि यह समय के साथ भुगतान करता है, लेकिन आपको विनाशकारी जोखिम से पागल होना चाहिए क्योंकि यह आपको भविष्य के जोखिम लेने से रोकता है जो समय के साथ चुकाना होगा। आप जिस गेम को खेल रहे हैं उसे परिभाषित करें और सुनिश्चित करें कि आपके कार्य किसी भी गेम को खेलने वाले लोगों द्वारा प्रभावित नहीं हो रहे हैं। गड़बड़ी का सम्मान करें। स्मार्ट, सूचित और उचित लोग वित्त में असहमत हो सकते हैं, क्योंकि लोगों के अलग अलग लक्ष्य और इच्छाएं होती हैं। एक भी सही उत्तर नहीं है, केवल वह उत्तर जो आपके लिए काम करता है। अब मैं आपको बताता हूं कि मेरे लिए क्या काम करता है। अध्याय 20। कार्यक्रम। कंसल्टिंग ग्रुप फर्स्ट मैनहट्टन की स्थापना करने वाले अरबपति निवेशक सैंडी गॉट्समैन ने अपनी निवेश टीम के लिए उम्मीदवारों का साक्षात्कार करते समय एक प्रश्न पूछने के लिए कहा, आपके पास क्या है और क्यों? नहीं, आपको क्या लगता है कि कौन से स्टॉक सस्ते हैं, या कौन सी अर्थव्यवस्था में मंदी आने वाली है? बस मुझे दिखाओ कि तुम अपने पैसे से क्या करते हो। मुझे यह सवाल पसंद है क्योंकि यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि जो समझ में आता है उसके बीच अक्सर एक मील चौड़ा अंतर क्या हो सकता है जो लोग आपको सुझाव देते हैं और जो उन्हें सही लगता है जो वास्तव में वे करते हैं। मॉर्निंगस्टार के अनुसार सभी यूएस म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो प्रबंधकों में से आधे अपने स्वयं के धन का 1% भी अपने फंड में निवेश नहीं करते हैं। यह अत्याचारी लग सकता है और निश्चित रूप से आंकड़े कुछ पाखंड को उजागर करते हैं, लेकिन इस तरह का सामान आपके विचार से कहीं अधिक सामान्य है। यूएससी में मेडिसिन के प्रोफेसर केन मरे ने 2011 में हाउ डॉक्टर्स डाई शीर्षक से एक निबंध लिखा था, जिसमें दिखाया गया था कि डॉक्टर अपने रोगियों के लिए सिफारिश की तुलना में अपने लिए अलग अलग जीवन उपचार चुनते हैं। डॉक्टर हम में से बाकी लोगों की तरह नहीं मरते, उन्होंने लिखा। उनके बारे में असामान्य बात यह नहीं है कि अधिकांश अमेरिकियों की तुलना में उन्हें कितना इलाज मिलता है, लेकिन कितना कम है। वे अपना सारा समय दूसरों की मृत्यु से बचने में व्यतीत करते हैं। जब वे स्वयं मृत्यु का सामना करते हैं तो वे काफी शांत रहते हैं। वे जानते हैं कि वास्तव में क्या होने वाला है, वे विकल्पों को जानते हैं, और आमतौर पर उनके पास किसी भी प्रकार की चिकित्सा देखभाल तक पहुंच होती है जो वे चाहते हैं, लेकिन वे धीरे से जाते हैं। एक डॉक्टर अपने मरीज के कैंसर पर किचन सिंक फेंक सकता है, लेकिन अपने लिए उपशामक देखभाल चुने। कोई आपको क्या करने का सुझाव देता है और वे अपने लिए क्या करते हैं, इसके बीच का अंतर हमेशा एक बुरी बात नहीं होती है।
यह सिर्फ इस बात को रेखांकित करता है कि जब आप और आपके परिवार को प्रभावित करने वाले जटिल और भावनात्मक मुद्दों से निपटते हैं तो कोई भी सही उत्तर नहीं होता है। कोई सार्वभौमिक सत्य नहीं है। आपके और आपके परिवार के लिए केवल वही काम करता है जो आप चाहते हैं कि बक्से को इस तरह से चेक किया जाए जिससे आपको आराम मिले और रात में अच्छी नींद आए। ऐसे बुनियादी सिद्धांत हैं जिनका पालन किया जाना चाहिए। यह वित्त और चिकित्सा में सच है, लेकिन महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय स्प्रेडशीट या पाठ्यपुस्तकों में नहीं किए जाते हैं। इन्हें खाने की टेबल पर बनाया जाता है। वे अक्सर रिटर्न को अधिकतम करने के इरादे से नहीं बनाए जाते हैं, लेकिन जीवनसाथी या बच्चे को निराश करने की संभावना को कम करते हैं। चार्ट या सूत्रों में इस प्रकार की चीजों को संक्षेप में प्रस्तुत करना मुश्किल होता है और वे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में व्यापक रूप से भिन्न होते हैं। एक व्यक्ति के लिए जो काम करता है वह दूसरे के लिए काम नहीं कर सकता है। आपको यह खोजना होगा कि आपके लिए क्या काम करता है। यहाँ मेरे लिए क्या काम करता है। मेरा परिवार बचत के बारे में कैसे सोचता है। चार्ली मुंगेर ने एक बार कहा था, मेरा अमीर बनने का इरादा नहीं था, मैं बस स्वतंत्र होना चाहता था। हम अमीरों को छोड़ सकते हैं, लेकिन स्वतंत्रता हमेशा से मेरा व्यक्तिगत वित्तीय लक्ष्य रहा है। उच्चतम रिटर्न का पीछा करना या सबसे शानदार जीवन जीने के लिए अपनी संपत्ति का लाभ उठाना मेरे लिए बहुत कम दिलचस्पी रखता है। दोनों ऐसे दिखते हैं जैसे लोग अपने दोस्तों को प्रभावित करने के लिए खेल करते हैं और दोनों में छिपे हुए जोखिम हैं। मैं ज्यादातर अपने परिवार को जानने के लिए हर दिन जागना चाहता हूं और हम अपनी शर्तों पर जो करना चाहते हैं वह कर सकते हैं। हम जो भी वित्तीय निर्णय लेते हैं वह उस लक्ष्य के इर्द गिर्द घूमता है। मेरे माता पिता अपने वयस्क वर्ष 2 चरणों में जीते थे, गंदगी खराब और मध्यम रूप से अच्छी तरह से। मेरे पिता 40 साल की उम्र में डॉक्टर बन गए थे और उनके पहले से ही 3 बच्चे थे। डॉक्टर का वेतन अर्जित करने से उस मितव्ययी मानसिकता की भरपाई नहीं हुई जो मेडिकल स्कूल में 3 भूखे बच्चों का समर्थन करने के लिए मजबूर है, और मेरे माता पिता ने उच्च बचत दर के साथ अपने साधनों से काफी नीचे जीवन व्यतीत किया। इससे उन्हें स्वतंत्रता की डिग्री मिली। मेरे पिता एक आपातकालीन कक्ष चिकित्सक थे, सबसे अधिक तनाव वाले व्यवसायों में से एक जिसकी मैं कल्पना कर सकता हूं और एक जिसके लिए रात और दिन की पाली के बीच सर्कैडियन ले के दर्दनाक टॉगल की आवश्यकता होती है। 2 दशकों के बाद उसने फैसला किया कि उसके पास पर्याप्त है, इसलिए वह रुक गया। अभी छोड़ा, अपने जीवन के अगले चरण में चले गए। यह मेरे साथ अटक गया। एक सुबह उठने और आप जो कर रहे हैं उसे बदलने में सक्षम होने के नाते अपनी शर्तों पर, जब भी आप तैयार हों, सभी वित्तीय लक्ष्यों की दादी की तरह लगता है। मेरे लिए स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि आप काम करना बंद कर देंगे। इसका मतलब है कि आप केवल उन लोगों के साथ काम करते हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं जब तक आप चाहते हैं, जब तक आप चाहते हैं। और स्वतंत्रता के कुछ स्तर को प्राप्त करना डॉक्टर की आय अर्जित करने पर निर्भर नहीं करता है। यह ज्यादातर आपकी अपेक्षाओं को नियंत्रण में रखने और अपने साधनों से नीचे रहने की बात है। किसी भी आय स्तर पर स्वतंत्रता आपकी बचत दर से संचालित होती है, और आय के एक निश्चित स्तर के बाद आपकी बचत दर आपकी जीवनशैली की अपेक्षाओं को दूर रखने की आपकी क्षमता से प्रेरित होती है। मैं और मेरी पत्नी कॉलेज में मिले और शादी से पहले एक दूसरे के साथ रहने लगे। स्कूल के बाद हम दोनों ने एंट्री लेवल पे के साथ एंट्री लेवल की नौकरी की और एक मध्यम जीवन शैली में बस गए। सभी जीवन शैली एक स्पेक्ट्रम पर मौजूद हैं, और जो एक व्यक्ति के लिए सभ्य है वह दूसरे को रॉयल्टी या गरीबी की तरह महसूस कर सकता है। लेकिन हमारी आय पर हमें वह मिला जो हम एक अच्छा अपार्टमेंट, एक अच्छी कार, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना मानते थे। आरामदायक, लेकिन कल्पना के करीब कुछ भी नहीं। बढ़ती आय के 1 दशक से भी अधिक समय के बावजूद मैं वित्त में, मेरी पत्नी स्वास्थ्य देखभाल में, हम कमोबेश उस जीवन शैली पर तब से टिके हुए हैं। इसने हमारी बचत दर को लगातार ऊंचा किया है। वस्तुतः हर डॉलर की वृद्धि बचत हमारी स्वतंत्रता निधि में हुई है। अब हम अपने साधनों से काफी नीचे रहते हैं, जो आपको हमारी आय के बारे में बहुत कम बताता है और जीवन शैली को बनाए रखने के हमारे निर्णय के बारे में अधिक बताता है जिसे हमने अपने 20 के दशक में स्थापित किया था। अगर हमारी घरेलू वित्तीय योजना का कोई हिस्सा है तो मुझे इस पर गर्व है कि हमें कम उम्र में जीवन शैली की इच्छाओं को आगे बढ़ने से रोकने का लक्ष्य मिला है। हमारी बचत दर काफी अधिक है, लेकिन हम शायद ही कभी ऐसा महसूस करते हैं कि हम दमनकारी रूप से मितव्ययी हैं क्योंकि अधिक सामान के लिए हमारी आकांक्षाएं ज्यादा नहीं बढ़ी हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी आकांक्षाएं न के बराबर हैं, हमें अच्छी चीजें पसंद हैं और हम आराम से रहते हैं। हमें बस गोलपोस्ट आगे बढ़ना बंद करने के लिए मिला है। यह सभी के लिए काम नहीं करेगा, और यह केवल हमारे लिए काम करता है क्योंकि हम दोनों समान रूप से सहमत हैं। हम दोनों में से कोई भी दूसरे के लिए समझौता नहीं कर रहा है। टहलने, पढ़ने, पॉडकास्ट के लिए जाने से हमें जो आनंद मिलता है उनमें से अधिकांश की लागत बहुत कम होती है, इसलिए हमें शायद ही कभी ऐसा लगता है कि हम गायब हैं। दुर्लभ अवसर पर जब मैं अपनी बचत दर पर सवाल उठाता हूं तो मुझे लगता है कि मेरे माता पिता ने वर्षों की उच्च बचत से अर्जित स्वतंत्रता के बारे में सोचा और मैं जल्दी से वापस आ गया। स्वतंत्रता हमारा सर्वोच्च लक्ष्य है। आप जो खर्च कर सकते हैं उससे कम जीवन शैली बनाए रखने का एक माध्यमिक लाभ जोन्सेस के साथ रहने के मनोवैज्ञानिक ट्रेडमिल से बचना है। आप जो खर्च कर सकते हैं उससे नीचे आराम से रहना और अधिक की इच्छा के बिना उस भारी मात्रा में सामाजिक दबाव को हटा देता है जो आधुनिक प्रथम दुनिया में बहुत से लोग स्वयं के अधीन हैं। नसीम तालिब ने समझाया, सच्ची सफलता मन की शांति के लिए किसी की गतिविधियों को व्यवस्थित करने के लिए किसी चूहे की दौड़ से बाहर निकलना है। मुझे पसंद है, हम स्वतंत्रता शिविर के लिए अब तक प्रतिबद्ध हैं कि हमने ऐसे काम किए हैं जो कागज पर बहुत कम मायने रखते हैं। हम बिना किसी गिरवी के अपने घर के मालिक हैं, जो कि अब तक का सबसे खराब वित्तीय निर्णय है, लेकिन हमने अब तक का सबसे अच्छा पैसा निर्णय लिया है। जब हमने अपना घर खरीदा तो बंधक ब्याज दरें बेतुकी रूप से कम थी। कोई भी तर्कसंगत सलाहकार सस्ते पैसे का लाभ उठाने और स्टॉक जैसी उच्च रिटर्न वाली संपत्तियों में अतिरिक्त बचत निवेश करने की सलाह देगा, लेकिन हमारा लक्ष्य ठंडे रूप से तर्कसंगत होना नहीं है, सिर्फ मनोवैज्ञानिक रूप से उचित।
अपने घर के एकमुश्त मालिक होने से मुझे जो स्वतंत्र अनुभूति होती है वह उस ज्ञात वित्तीय लाभ से कहीं अधिक है जो मुझे सस्ते गिरवी के साथ अपनी संपत्ति का लाभ उठाने से प्राप्त होता है। मासिक भुगतान को समाप्त करना हमारी संपत्ति के दीर्घकालिक मूल्य को अधिकतम करने से बेहतर लगता है। यह मुझे स्वतंत्र महसूस कराता है। मैं इस निर्णय का बचाव करने की कोशिश उन लोगों के लिए नहीं करता जो इसकी खामियों की ओर इशारा करते हैं या जो ऐसा कभी नहीं करेंगे। कागज पर यह रक्षाहीन है, लेकिन यह हमारे लिए काम करता है। हमें यह पसंद है कि क्या मायने रखती है। अच्छे निर्णय हमेशा तर्कसंगत नहीं होते हैं। किसी बिंदु पर आपको खुश होने या सही होने के बीच चयन करना होगा। हम अधिकांश वित्तीय सलाहकारों की तुलना में अपनी संपत्ति का एक उच्च प्रतिशत नकद में रखते हैं, हमारे घर के मूल्य के बाहर हमारी संपत्ति का लगभग 20%। यह कागज पर भी अनिश्चित के करीब है और मैं इसे दूसरों के लिए अनुशंसित नहीं कर रहा हूँ। यह वही है जो हमारे लिए काम करता है। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि नकदी स्वतंत्रता की ऑक्सीजन है और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कभी भी अपने स्वामित्व वाले शेयरों को बेचने के लिए मजबूर नहीं होना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक बड़े खर्च का सामना करने की संभावना और इसे कवर करने के लिए स्टॉक को समाप्त करने की आवश्यकता यथासंभव शून्य के करीब हो। शायद हमारे पास दूसरों की तुलना में कम जोखिम सहनशीलता है, लेकिन मैंने व्यक्तिगत वित्त के बारे में जो कुछ भी सीखा है वह मुझे बताता है कि बिना किसी अपवाद के सभी को अंततः एक बड़े खर्च का सामना करना पड़ेगा जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी, और वे विशेष रूप से इन खर्चों की योजना नहीं बनाते क्योंकि उन्हें उनसे उम्मीद नहीं थी। हमारे वित्त का विवरण जानने वाले कुछ लोग पूछते हैं, आप किस लिए बचत कर रहे हैं? एक घर, एक नाव, एक नई कार? नहीं, इनमें से कोई नहीं। मैं ऐसी दुनिया के लिए बचत कर रहा हूं जहां वक्रबॉल हमारी अपेक्षा से अधिक आम है। किसी खर्च को कवर करने के लिए शेयरों को बेचने के लिए मजबूर नहीं होने का मतलब यह भी है कि हम सबसे लंबे समय तक अपने स्टॉक को कंपाउंड देने की संभावना बढ़ा रहे हैं। चार्ली मुंगेर ने इसे अच्छी तरह से कहा, कंपाउंडिंग का पहला नियम यह है कि इसे कभी भी अनावश्यक रूप से बाधित न करें। मेरा परिवार निवेश के बारे में कैसे सोचता है? मैंने अपने करियर की शुरुआत एक स्टॉक पिकर के रूप में की थी। उस समय हमारे पास केवल व्यक्तिगत स्टॉक थे, ज्यादातर बड़ी कंपनियां जैसे बर्कशायर हैथवे और प्रॉक्टर एंड गैम्बल छोटे शेयरों के साथ मिश्रित थे जिन्हें मैंने गहरे मूल्य के निवेश पर विचार किया था। मेरे 20 के दशक में वापस जाएं और किसी भी बिंदु पर मेरे पास 25 व्यक्तिगत स्टॉक जैसा कुछ था। मुझे नहीं पता कि मैंने स्टॉक पिकर के रूप में कैसा प्रदर्शन किया। क्या मैंने बाजार को हराया? मुझे यकीन है कोशिश करने वालों की तरह मैंने भी अच्छा स्कोर नहीं रखा। किसी भी तरह से मैंने अपने विचार बदल दिए हैं और अब हमारे पास जो भी स्टॉक है वह कम लागत वाला इंडेक्स फंड है। मेरे पास सक्रिय रूप से स्टॉक लेने के खिलाफ कुछ भी नहीं है, या तो अपने दम पर या किसी सक्रिय फंड मैनेजर को अपना पैसा देकर। मुझे लगता है कि कुछ लोग बाजार के औसत से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। यह बहुत कठिन है और अधिकांश लोगों के विचार से कठिन है। अगर मुझे निवेश पर अपने विचारों को संक्षेप में बताना है तो यह है, प्रत्येक निवेशक को एक ऐसी रणनीति चुननी चाहिए जिसमें अपने लक्ष्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने की उच्चतम संभावना हो। और मुझे लगता है कि ज्यादातर निवेशकों के लिए कम लागत वाले इंडेक्स फंड में डॉलर लागत औसत दीर्घकालिक सफलता की उच्चतम संभावनाएं प्रदान करेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि इंडेक्स निवेश हमेशा काम करेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि यह सभी के लिए है, और इसका मतलब यह नहीं है कि सक्रिय स्टॉक पिकिंग विफल होने के लिए बर्बाद है। सामान्य तौर पर यह उद्योग एक तरफ या दूसरे पर बहुत अधिक जम गया है, विशेष रूप से वे जो सक्रिय निवेश के खिलाफ हैं। बाजार को हराना कठिन होना चाहिए, सफलता की संभावना कम होनी चाहिए। यदि वे नहीं होते तो हर कोई ऐसा करता, और यदि सभी करते तो कोई अवसर नहीं होता। इसलिए किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि बाजार को मात देने की कोशिश करने वालों में से अधिकांश ऐसा करने में विफल हो जाते हैं। आंकड़े बताते हैं कि 85% लार्ज कैप सक्रिय प्रबंधकों ने 2019 को समाप्त होने वाले दशक में 500 को मात नहीं दी। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो बाजार को हराने की कोशिश करना पागलपन समझते हैं, लेकिन अपने बच्चों को सितारों तक पहुंचने और पेशेवर एथलीट बनने की कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। प्रत्येक अपने स्वयं के लिए। जीवन बाधाओं को खेलने के बारे में है, और हम सभी बाधाओं के बारे में थोड़ा अलग तरीके से सोचते हैं। पिछले कुछ वर्षों में मैं इस विचार के आसपास आया कि हमारे पास अपने परिवार के सभी वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने का एक उच्च मौका होगा यदि हम लगातार दशकों तक कम लागत वाले इंडेक्स फंड में पैसा निवेश करते हैं, तो धन को चक्रवृद्धि के लिए अकेला छोड़ दिया जाता है। इस दृष्टिकोण का एक बहुत कुछ हमारे मितव्ययी खर्च करने की जीवन शैली से आता है। यदि आप बाजार से बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश से आने वाले अतिरिक्त जोखिम को उठाए बिना अपने सभी लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं, तो कोशिश करने का क्या मतलब है? मैं दुनिया में सबसे बड़ा निवेशक नहीं बन सकता, लेकिन मैं एक बुरा निवेशक नहीं बन सकता। जब मैं इसके बारे में इस तरह सोचता हूँ तो इंडेक्स को खरीदने और होल्ड करने का विकल्प हमारे लिए कोई दिमाग नहीं है। मुझे पता है कि हर कोई उस तर्क से सहमत नहीं होगा, खासकर मेरे दोस्त जिनका काम बाजार को मात देना है। मैं उनका सम्मान करता हूँ कि वे क्या करते हैं, लेकिन यही हमारे काम आता है। हम प्रत्येक तनख्वाह से इन इंडेक्स फंडों में पैसा निवेश करते हैं, यूएस और अंतर्राष्ट्रीय शेयरों का संयोजन। कोई निर्धारित लक्ष्य नहीं है, हमारे खर्च करने के बाद जो कुछ बचा है वह है। हम एक ही फंड में सेवानिवृत्ति खातों को अधिकतम करते हैं और अपने बच्चों की 529 कॉलेज बचत योजनाओं में योगदान करते हैं। और वह इसके बारे में है। प्रभावी रूप से हमारे सभी निवल मूल्य एक घर, एक चेकिंग खाता और कुछ मोहरा इंडेक्स फंड हैं। यह हमारे लिए इससे अधिक जटिल होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे यह सरल पसंद है। मेरी गहरी निवेश मान्यताओं में से एक यह है कि निवेश के प्रयास और निवेश के परिणामों के बीच बहुत कम संबंध है। इसका कारण यह है कि दुनिया पूंज से संचालित होती है, कुछ चर खाते में अधिकांश रिटर्न होते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप निवेश करने के लिए कितनी भी कोशिश कर लें, अगर आप अपनी रणनीति में सुई को आगे बढ़ाने वाली 2 या 3 चीजों को याद करते हैं तो आप अच्छा नहीं करेंगे।
उल्टा सच है। सरल निवेश रणनीतियां तब तक बढ़िया काम कर सकती हैं जब तक वे उस रणनीति की सफलता के लिए महत्वपूर्ण कुछ चीजों को पकड़ लेती हैं। मेरी निवेश रणनीति सही क्षेत्र चुनने या अगली मंदी के समय पर निर्भर नहीं है। यह एक उच्च बचत दर, धैर्य और आशावाद पर निर्भर करता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था अगले कई दशकों में मूल्य पैदा करेगी। मैं अपने सभी निवेश प्रयासों को उन 3 चीजों के बारे में सोचने में खर्च करता हूं, खासकर पहले 2, जिन्हें मैं नियंत्रित कर सकता हूं। मैंने अतीत में अपनी निवेश रणनीति बदली है, तो निश्चित रूप से एक मौका है कि मैं इसे भविष्य में बदल दूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कैसे बचत या निवेश करते हैं, मुझे यकीन है कि हमारे पास हमेशा स्वतंत्रता का लक्ष्य होगा और रात में अच्छी नींद के लिए हम हमेशा वही करेंगे जो अधिकतम होता है। हमें लगता है कि यह अंतिम लक्ष्य है, पैसे के मनोविज्ञान की महारत। लेकिन प्रत्येक को उनके स्वयं के लिए। कोई पागल नहीं है।